दो ढाई घंटा एक क्रॉस बार में लगाइएगा, सोचिए 4-5 क्रॉस बार लगाना है, क्योंकि एक क्रॉस बार दूसरा क्रॉस बार के बीच में गैप कितना, सपोर्ट रूल के अनुसार जो भी होगा वो 0.6 मीटर या 1 मीटर के आसपास होगा। अब 2-2.5 घंटा सिर्फ मतलब सपोर्ट में लगाइएगा, तो फिर बाकी टाइम क्या कीजिएगा, है कि नहीं? क्योंकि फिर आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, वहां पे होल लगाना पड़ता, फिर होल करके वहां पे क्रॉस बार को फिट करना पड़ता, है कि नहीं? होल का मतलब वहाँ काटना पड़ता है पिलर। ठीक है, पर ये जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट किए बाय यूजिंग उस समय सफारी सपोर्ट। सफारी सपोर्ट में क्या हुआ ना, कि कोल पिलर्स में जो मैनुअल कटिंग होता था ना, पिलर्स जो साइड हुआ, जैसे ये साइड है, तो पहले सपोर्ट अगर हमको मानना था क्रॉस बार में, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे ना मैनुअली, यहाँ पे जो है खाजा जो उसको बोलते हैं ना, काटना पड़ता था, गड्ढा करना पड़ता था। तो वो सफारी सपोर्ट लाने से क्या हुआ कि ये जो खाजा काटने का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिए, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ा। हम लोग अब यहाँ पे जो बोल सकते हैं कट जो हम लोग मारते थे, उसके जगह हम लोग सीधा होल ड्रिल करने लगे। होल ड्रिल करने लगे कोल प्लस में, जो नॉर्मल जो हम लोग का ड्रिल मशीन यूज होता था कोल ड्रिल उससे। और फिर वहां पर हम स्पेशल टाइप का क्लैंप इस्तेमाल करें किए थे, जिसका नाम अभी पढ़ेंगे हम लोग, यू क्लैंप जिसका नाम है। उस क्लैंप में हम लोग क्रॉसबार रख दिए और सपोर्ट कर दिए। इस तरह का जो सपोर्टिंग, जो सपोर्ट हम लोग किए रूफ को सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलते थे क्या, सफारी सपोर्ट। ठीक है, सफारी सपोर्ट में क्या इस्तेमाल करते थे, यू क्लैंप, इसमें लिखा हुआ है बहुत सारा कि वुडन क्रॉस बार में जो हम लोग क्लैंप इस्तेमाल करते थे, आयरन 2 होल्स, इतना इतना डायमीटर है, इतना लेंथ है, MS रॉड का है। ये सब एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बस थोड़ा सा हम डायग्राम बता दे रहे हैं कि किस तरह से होता था, और एक क्वेश्चन आता था वो हम थोड़ा सा बना देते हैं। ये क्रॉस बार के लिए जो यू क्लैंप है वो कुछ इस तरह से होता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यू क्लैंप किस लिए बोलते हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। माइक किसका ऑन है जी? दिख रहा है कुछ इस तरह से? हेलो, ये दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। सर। तो हम लोग बोलते हैं यू क्लैंप, यू इसलिए क्योंकि ये यू आकार का होता है। ठीक है, यू आकार का होता है, तो जो भी मेरा मान के चलिए, ये मेरा गैलरी था। ठीक है, ये मेरा जो भी है फ्लोर है, दिस इज रूफ एंड दिस इज साइड। यहाँ पे तो होल किए थे हम लोग, यहाँ पे भी होल किए, कोल्ड ड्रिल मशीन से ही होल किए। अब यहाँ पे क्या किए ना, कि जो मेरा यू क्लैंप है उस तरह से हम लोग फिक्स कर दिए, इस तरह से। इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताइए? इसमें यू क्लैंप फिक्स कर दिए थे, कुछ इस तरह से हो गया होगा। सर नहीं, एक साइड में दो होल करना पड़ता है क्या, जैसे दो दो न्यूकीला है तो दो दो ठो साइड में न्यूकीला दो है। ठो करेंगे ना, तब तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, दो दो जगह आपको डालना पड़ेगा ना। यस सर, यस सर। फिगर में आपको दो नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस वाला साइड, क्योंकि एक साइड ही दिख पाएगा, दूसरा साइड तो ढका हुआ है। अब इस तरह से हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर देते थे, क्रॉस बार जो है इस तरह से लगा दिए, ये हो जाता तो था। सर इसका हॉल का कितना डायमेंशन था, मतलब डिस्टेंस होल का ये वाला जो होल का क्या बोले? ये होल किया हुआ है ना सर, यू टाइप का डाला हुआ, तो इसमें कितना मतलब ये होल करना पड़ता है कितना, कैसे वही ही बता, नॉर्मल। एक एक क्लैंप के लिए, जैसे कि ये एक क्लैंप है, ये एक क्लैंप है ना जी, इधर भी एक क्लैंप लगेगा, एक क्लैंप यहाँ पे लगेगा, एक क्लैंप इधर लगेगा। एक क्लैंप पे देख रहे हैं दो दो ठो पॉइंट है, तो इसमें कितना होल लगेगा, एक होल इसके लिए, एक होल इसके लिए, यानी एक क्लैंप के लिए कितना नंबर ऑफ होल लग रहा है, दो होल लग रहा है। तो दो क्लैंप लगेगा तो कितना होल लगेगा, इधर दो होल और इधर दो होल, टोटल कितना होल चार होल। लगेगा? ये एग्जाम में आता है कि एक सफारी सपोर्ट के लिए कितना होल मारना पड़ेगा, तो 4 होल मारना पड़ेगा, एक एक साइड में दो दो होल। इधर दो होल मारे होंगे, इधर भी दो होल मारे होंगे, और दोनों दोनों होल में क्या करेंगे, सफारी सपोर्ट का जो क्लैंप है उसका दोनों जो पार्ट्स होता है उसको आप इंसर्ट करके जाम कर देते हैं। सर जो जो क्रॉस बार होता है वो टिम्बर होता है सर, लकड़ी का होता है कि ये स्टील स्टील का होता है सर, नहीं वो नहीं, इसमें सफारी सपोर्ट सफारी में। सपोर्ट में हमेशा वुडन क्रॉस बार ही इस्तेमाल होता है, हमेशा। ठीक है, हमेशा जो है वो आपका वुडन वाला ही क्रॉस बार इस्तेमाल होता है। आप चाहें इस बहुत सारा डिटेल यहाँ दिया हुआ है, हम चाहे तो पढ़ के बता सकते हैं, वही कोई दिक्कत भी नहीं है, पर थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट पड़ रहा है।
अब ऑब्सोलेट हो गया है, इसलिए थोड़ा सर सा फिर भी बता दे रहे हैं ये कि जो, टीम बोलिए। टिम्बर बार और ये सफारी सपोर्ट में मेन डिफरेंट क्या है सर? टिम्बर टिम्बर बार और ये सफारी सपोर्ट में मेन मतलब डिफरेंट क्या है सर? क्रॉस बार वही टिम्बर बार हो गया। क्रॉस बार और सफारी सपोर्ट में अंतर है सिर्फ क्लैंप्स का। वैसे सफारी सपोर्ट भी एक तरह का क्रॉस बार सपोर्ट है। क्रॉस बार देखिए, क्रॉस बार जो होता है ना, क्रॉस बार का मतलब हुआ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरह में, इस तरह जो सपोर्ट लगा दिए, ठीक है, रूफ को सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलेंगे क्रॉस बार। और इस तरह का लकड़ी का कुछ रहेगा तो बोलेंगे प्रॉप। ये प्रॉप है। इस तरह से वर्टिकल में हम लगाएंगे तो, और ये जो हम हॉरिजेंटल लगा रहे हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस बार। अब क्रॉस बार का एक टाइप है, उसको बोल रहे हैं सफारी सपोर्ट। क्रॉस बार दो तीन तरह से हम लोग लगा सकते हैं, बताए थे ना। क्रॉस बार तो हो सकता है कि सिर्फ गड्ढा करके होल में डाल दिए। क्रॉस बार हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रॉप के नीचे लगा, प्रॉप के हाँ प्रॉप प्रॉप कॉग और होल में होल गड्ढा करके करके डाल साइड में सकते हैं, होल करके। है ना, स्पेशल क्लैंप की मदद से कर सकते हैं। तो अगर कोई क्रॉस बार है, इसमें विशेष क्लैंप की मदद से हम लोग जो है क्रॉस बार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको बोल देंगे सफारी सपोर्ट। सफारी सपोर्ट क्या है? क्रॉस बार सपोर्ट का एक प्रकार है, जिसमें क्रॉस बार तो होता है, पर क्रॉस बार को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ यू क्लैंप का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉप नहीं, कोई कॉग नहीं, कोई होल नहीं मारना पड़ता है, मतलब होल का मतलब और कोई सर ये कटिंग नहीं करना पड़ता साइड में। टिम्बर में सर अपन क्लैंप यूज नहीं करते ना सर, सीधे होल में अगर साइड में होल करते हैं तो होल के अंदर पूरा टिम्बर डाल देते हैं। पूरा टिम्बर डाल सकते हैं, होल नहीं, जनरली उसमें गड्ढा काटना पड़ता है, क्योंकि आपका जो क्रॉस बार है ना ज्यादा मोटा रहता है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि अब होल कितना कर रहे हैं, देखिए ना, 30 mm 35 mm का होल कर रहे हैं। 30-35 mm होल कितना होता है? बहुत कम होता है। जैसे बारूद वाला कार्ट्रिज का कितना रहता है? 32 mm डायमीटर, तो 30-35 बहुत ही कम होगा। वो तो उतना छोटा होल में क्रॉस बार जाएगा क्या? नहीं ना जाएगा। तो आपको बड़ा होल नहीं करना जाएगा। पड़ता है कि नहीं? बड़ा होल क्या, उसको मैनुअली करना पड़ता है, मैनुअल कटिंग करना पड़ता है। तो उससे आप उससे आप क्रॉस बार को सपोर्ट कर सकते थे। आप प्रॉप के नीचे रख के क्रॉस बार को सपोर्ट कर सकते हैं। आप कॉग रख के उसके ऊपर क्रॉस बार सपोर्ट कर सकते हैं, या आप इस तरह का क्लैंप इस्तेमाल करके आप क्रॉस बार सपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये रूफ कैसे होगा सर, क्रॉस बार? तो थोड़ा आवाज ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा नेटवर्क में आके बोलिए। रूफ के कांटेक्ट में कैसे होगा सर ये उसके क्रॉस बार जो कॉन्टैक्ट लगाएंगे हम लोग? कॉन्टैक्ट में कैसे ये होगा? सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। जी सर, नहीं सर। समझ में आया कि क्रॉस बार को कितने तरह से लगा सकते हैं? फिर से थोड़ा सा, वैसे तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें दूसरा कुछ लिखा हुआ, पर यहाँ पे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा हट के बता दे रहे हैं। क्रॉस बार को देखिए तीन तरह से, तीन चार पांच तरह से लगा, चार तरह से लगा सकते हैं। पहला केस हम डायग्राम के साथ ही बना रहे हैं, ठीक है, डायग्राम के साथ बना रहे हैं, कुछ भी हम लिखेंगे नहीं। ये समझ लीजिए साइड है, ठीक है, हमको बताना तो नहीं पड़ेगा ये साइड है, कौन रूफ है, कौन फ्लोर है, नहीं ना बताना पड़ेगा। हेलो, नहीं। चलिए ठीक है। नहीं सर। पहला एक तरीका है कि आप यहाँ पे मैनुअल कटिंग कर दीजिए, बड़ा सा होल कर दीजिए। बड़ा सा होल कीजिएगा तब तो उसके अंदर क्या जाएगा? क्रॉस बार जाएगा। ये मैनुअल कटिंग हो गया साइड में। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है क्रॉस बार लगाने का? दूसरा तरीका, थोड़ा सा पेन का थोड़ा सा निकल गया, एक सेकंड रुकिए। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका कि आप जो है क्रॉस बार को प्रॉप, ठीक है, प्रॉप के ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं है? ये दूसरा तरीका हुआ कि नहीं हुआ? जहाँ साइड कमजोर है। ठीक है, सही बोले, बहुत अच्छा। जहाँ साइड कमजोर है, तो यानी प्रीवियस सेशन में आप थे मौजूद। यस सर। प्रीवियस सेशन में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। तीसरा केस क्या हो सकता है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा केस ये हो सकता है, ये मेरा क्रॉस बार है और आप क्रॉस बार को कॉग के ऊपर सपोर्ट कर रहे हो,
हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये तीसरा हो गया। चौथा क्या हो सकता है? चौथा भी बना दे रहे हैं डायग्राम हम। चौथा ये हो सकता है कि पतला पतला यहाँ पे होल कर दीजिए, इसमें कर दीजिए यू क्लैंप फिट। यू क्लैंप फिट कर दिए। अब इसके ऊपर अब डाल दीजिए क्रॉस बार। समझ में आ गया? सफारी सफर और क्रॉस बार अलग अलग कि एक ही है? सफारी सपोर्ट एक तरह का क्रॉस बार सपोर्ट है, एक क्रॉस बार सपोर्ट ही है सफारी सपोर्ट। ठीक है, बार सपोर्ट ही है एक तरह का, एक विशेष प्रकार का क्रॉस बार बोल सकते हैं आप। क्रॉस बार को कितने तरीका से लगा सकते हैं? ये तरीका से लगा सकते हैं ना। पहला तरीका ये है कि साइड में मैनुअली बड़ा सा गड्ढा कर दीजिए और फिर क्रॉस बार को उस गड्ढे में डाल दीजिए। दूसरा प्रॉप के ऊपर रख दीजिए। तीसरा कॉक के ऊपर रख दीजिए। चौथा कुछ नहीं करना, गड्ढा भी नहीं मारना है, बस खाली होल कर दिए, छोटे छोटे होल दो ठो, और उस होल में व्यू क्लैंप को फिट कर दीजिए और फिर क्रॉस बार में। सर अगर अपन क्रॉस बार सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो जहां कॉक के सहारे से लगाते हैं तो वहां गैलरी की चौड़ाई कुछ ज्यादा रखेंगे क्या? जनरली देखिए, ऐसा तो अमूमन रिस्ट्रिक्शन है कि गैलरी का साइज 4.8 मीटर ही रखेंगे, पर स्वाभाविक सा बात है कि कॉक जो है जहाँ लगाएंगे वहां पे क्या है कि या तो उस जगह में ज्यादा मतलब इसमें आना जाना ज्यादा अगर है कुछ मशीन, मतलब जो आदमी बोल सकते हैं कि रेल वगैरह ट्रैक वगैरह जो है उस रास्ते से नहीं जाता हो, क्योंकि आपको विशेष आप एक्स्ट्रा आपको 1 मीटर गैप रखना मेंटेन। नहीं तो अगर ये नहीं सर भी अगर मान के चलिए ना, ज्यादा चौड़ा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए ज्यादा चौड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, ये सर मान के चलिए उधर से ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा, बस आदमी आने जाने के लिए है, तो कर सकते हैं। क्योंकि सर 2.4 मीटर तो सर ये क्रॉस एक कॉक ही घेर लेगा गैलरी का। 2.4 मीटर लंबा कहाँ होता है जी? नहीं सर होता दोनों है। साइड के मिला के बोल रहा हूँ सर 1.2 तो देखिए कॉग जो चौक होता है ना, वो भी कई तरह का होता है। स्टील चौक भी होता है कि नहीं है? स्टील चौक होता है कि नहीं होता है? तो उसके ऊपर भी आप कैसा होता है सर थोड़ा दिखाइए। स्टील वाला चौक, स्टील चौक नहीं देखे हैं? देखे हैं भगवान। नहीं देखे तो फिर दिखाई देते स्टील चौक, तो आगे पढ़ना ही था। स्टील कॉग, उसके वाला स्टील कॉग इन माइंस ना। वैसे मेरे पास पिक्चर है, पर अभी ट्राई में क्या खोजे, गूगल में मिल ही जाएगा। तो रुक जाइए, नहीं मिल रहा है हमको। Recording in progress. दिखाई दे रहा है? यस सर यस सर ये है सर स्टील। नहीं दिखा। नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है सर। नेटवर्क इशू होगा आपका तो। सर फिर इसके ऊपर एक रख के फिर वहां रूप तक ले जाते होंगे सर। हाँ, यस सर ये स्टील चौक है। बहुत सारा चीज जो है आप नहीं देखे होंगे। ये देखिए, इस तरह से भी स्टील चौक सपोर्ट करते हैं। ये तो खैर जुगाड़ है, पर देख रहे हैं ना, दिख रहा है यस सर इस तरह से सपोर्ट किया गया है। एक क्रॉस बार गर्डर है, गर्डर, गर्डर के ऊपर चौक डाल दिए हैं। और ये कन्वेयर रास्ता था। ठीक है, ये पता है क्या है? यस सर एटीएम है ये। रूप के इसका नाम एटीएम है, एटीएम। एटीएम मतलब एनकरेज टेस्टिंग मशीन। एंकर यस सर बहुत किया हूँ सर। ये है डोम शेप वाला रूप बोर्ड। ये बेयरिंग प्लेट है सर एक कैप्सूल। हाँ, ये बेयरिंग प्लेट है डोम शेप वाला। यस सर ये सीमेंट कैप्सूल, ये पता है क्या है? ये सर वो है सिल्वेस्टर मशीन है क्या सर? चैन में सेंसर मशीन। सिल्वेस्टर ये देखिए, अब बोलते हैं ना कैसे रूफ में आप क्रॉस बार लगाते हैं पर रूफ कैसे सपोर्ट होता है। बोल रहे थे ना कि कोई जॉन कोई जन जो है सवाल पूछ रहे थे
कि क्रॉस बार लगा रहे हैं तो कैसे रूप में पूरा अच्छा contact- सर, यही है क्रॉस बार, यही है सर। सर क्रॉस बार ये नहीं है, ये गर्डर है, क्रॉस बार भी इसी तरह लगेगा ना। हाँ, लकड़ी की जगह हम इसके जगह में, गटर की जगह हम लकड़ी यूज करेंगे। हाँ, तो ये देखिए आप और क्या, सर ये लैगिंग है क्या सर, लैगिंग? हाँ यही हम बता रहे हैं, जो कांटेक्ट में कैसे रूप में रहेगा ना, वो देखिए लैगिंग है। अच्छा इसी सर डिफरेंस यही रहता है सर, मतलब लोहा का सामान यूज वहाँ पे लकड़ी यूज होगा तो क्रॉस बार हाँ में आ तो क्रॉस जाएगा। बार हो जाएगा। लोहा का भी बोल सकते हैं, पर वो गर्डर जनरली बोलते हैं लोहा वाला चीज। सर, अपन साइड में रूप बोल्टिंग कर सकते कि नहीं सर? साइड में यहाँ पे, ये साइड में सर, अगर साइड हमारा कमजोर है तो उसको सपोर्ट करने के लिए बोल्टिंग यहाँ कर पे, सकते हैं ना? यहाँ पे हाँ सर, यस सर। है ना जी, साइड बोल्टिंग होता है ना, कितना बार हम भी करवाए हैं, बहुत बार साइड बोल्टिंग करवाते हैं ना, साइड में प्लेट भी लगाते हैं जहाँ खराब है। पर जनरली साइड वगैरह के ना, साइड वगैरह के लिए ज्यादातर जो सही रहता है वो साइड बोल्टिंग के साथ साथ आप जाली देते हैं ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, यस सर। वायर मेश वगैरह रहता है ना, उसके साथ में अगर आप करते हैं तो ज्यादा बढ़िया ही रहता है। देखिए क्या है, एक तरह से माइनिंग चला रही है शायद, रूफ का टेस्टिंग कर रहा होगा, है ना, ये है। ये ड्रेसिंग कर रहा है सर शायद, ड्रेसिंग अभी कर, ब्लास्टिंग हुआ है। ड्रेसिंग तो नहीं करा होगा, क्योंकि ड्रेसिंग के लिए रॉड चाहिए, रॉड तो दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए लकड़ी का कुछ बीमारी है, फंगस वंगस नहीं लग रहा है, दिख रहा है ना, सफेद सफेद ये सब ड्राई रूट। फॉग वगैरह हो गया इस तरह। ये अब ये बताइए लिड के यहाँ पे कहाँ है, बताइए तो लिड ऊपर। ऊपर है। और ये बताइए कि यहाँ पे फ्लैट बेस पीस क्यों, लकड़ी के ट्यूमर के बीच में होता है। फ्लैट बेस पीस यहाँ पे क्यों नहीं है, नहीं सर शायद यहाँ पे नहीं है नहीं इसलिए, दिख रहा है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लोर जो वो कठोर है। हाँ हो सकता है कि यहाँ का जो फ्लोर है वो मजबूत है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। इन लोग यस सर, शर्ट यस सर। ये सब देखिए, ये लकड़ी वाला जो कॉग है, है लकड़ी तो वाला कॉग है। इन लोग शर्ट का है नहीं पहने। सर जो अभी गोला 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 कहाँ दिखा सर? गोला में लकड़ी इस्तेमाल पहले वाले जो एक नहीं करते इमेज में, गोला, बहुत ये वाला विदेशी वाले माइस का है, पर गोला वाला नहीं करते हैं, चपटा होना चाहिए इस तरह से, ये गोला वाला रोल कर जाता है ना, डिमेरिट उसका इस तरह से रहेगा। ये आपका कौन थ्योरी है बताइए, ये कौन ये की स्टोन थ्योरी, डी सस्पेंशन किंग किंग क्या? की थ्योरी है एक तरह से, जब डायग्राम से तीनों जैसे के रूप बोल्टिंग का जो तीन। नट वगैरह हो गया, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सर आज का ये ये देखिए, ये फोर लेग है। ठीक है, ये बोल्ट है, ये देखिए इस तरह से है, ये आपका रूप स्टिचिंग है, रूप स्टिचिंग है देखिए, दिख रहा है रूप स्टिचिंग, रसा के साथ रूप स्टिचिंग किया गया है। एनीवेज चलिए वापस से आते हैं, फोटो दिखाते रहेंगे तो इसी क्लास से खत्म हो जाएगा, फोटो दिखा दिखा के पढ़ने हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर विजुलाइज करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए अभी वापस से आते हैं, आते हैं हम लोग, हाँ। तो ये देखिए बता दे रहे हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम अंडरलाइन कर देते हैं थोड़ा सा। बोला गया है कि जो क्लैंप होगा, ठीक है, वो सेमी सर्कुलर होगा, सेमी सर्कुलर देख रहे हैं ना, सेमी सर्कुलर में आधा सर्कल, देखिए जो यू शेप यू इस तरह रहता है कि नहीं रहता है, सफारी सपोर्ट, हाँ जी, सफारी सपोर्ट रहता है ना, इसको क्या है, एक तरह का सेमी सर्कुलर है, आधा सर्कुलर एक तरह है ना, तो यू क्लैंप इसको बोलते हैं वैसे। तो ये है, तो उसके अलावा बोला गया है कि ब्रैकेट इज वेल्डेड एज सेट ऑफ वुडन क्रॉसबार इन द एंगल अराउंड 35 mm डायमीटर का होल करते हैं, 175 mm दूरी रहता है, जैसे कि ये है ना, हम डायग्राम बनाए, इसके बीच में जो गहराई गैप, सर। नहीं 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 दूरी, ये 175 mm का रहता है, 175 mm, ठीक है, ये रहता है, इन दोनों के बीच में गैप, आर प्रोवाइडेड विद 2 ms रॉड्स ऑफ 32 mm डायमीटर,
एंड 700 mm लॉन्ग, 32 mm डायमीटर होता है। ये वाला जो चीज है ना, ये 32 mm डायमीटर और लंबाई कितना होता है 700 mm। इसको याद करना नहीं है, पर हम बस लिख दे रहे हैं, छोड़ ही देते इसको, याद करने कोई मतलब भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। 2 ms rods of each clamp are inserted in the, जो तो आपको बताया वही है। The crossbar is placed in a position over the 2 brackets and tightened against the roof with the help of wooden wedges. The complete operation of setting support is completed within 15 से 20 मिनट में हो जाता था प्रत्येक क्रॉस बार का। इसलिए इसको क्या क्विक सेटिंग सपोर्ट भी कहा जाता था। इसका नाम क्या हुआ करता था, क्विक सेटिंग सपोर्ट। क्या क्विक सेटिंग, ये वर्ड है क्विक सेटिंग सपोर्ट में से कौन है, तो आंसर क्या होगा, सफारी। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, कौन है, ठीक है, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए। हेलो, इनका माइक ऑन है जी, ऑफ कर लीजिए। तो वही हम बोल रहे हैं कि ये जो है क्विक सेटिंग सपोर्ट है, ठीक है, ये एक क्विक सेटिंग सपोर्ट है। इसका मतलब क्या है कि मतलब लगाइएगा तुरंत सपोर्ट हो जाए। देख रहे हैं 15 से 20 मिनट लग रहा है। जब रू बोल्ड नहीं होता था कितना, अब आपको जल्दी जल्दी सपोर्ट भी करना है क्योंकि ब्लास्टिंग हो गया, ज्यादा समय तक आप छोड़ सकते नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है क्विक सेटिंग सपोर्ट। तो सपोर्ट स्टैंड द इफेक्टिव ब्लास्टिंग एंड द freshly exposed roof is supported in a short time of exposure. One of its application is to support the split galleries in depleting areas in thick seam and extract the floor coal, heightening the galleries up to 5 meter. एक और इसका देखिए, पहला चीज तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ, फ्रेशली एक्सपोज रूफ में, ब्लास्टिंग के बाद जो रूफ एक्सपोज हुआ वो। और दूसरा जो आपका जहाँ इस्तेमाल होता था वो यहाँ होता था स्प्लिट गैलरीज में, ठीक है, स्प्लिट गैलरी में भी इस्तेमाल होता था और साथ ही साथ फ्रेशली एक्सपोज रूफ में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोक्स, वुडन चॉक्स आर प्रोवाइडेड इन द स्प्लिट गैलरीज एंड लेटर ऑन क्लैम्प्स आर रिकवर्ड कंप्लीटली फॉर द रीयूज। तो ये सब चीज अब तो होता नहीं है। मेन जान लीजिए, यू क्लैम्प्स ऑफ क्विक सेटिंग सपोर्ट है, इसमें 4 नंबर ऑफ होल लगते हैं, इतना जान लीजिए, इससे सवाल नहीं ज्यादा पूछेगा। सफारी सपोर्ट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोल पिलर्स। सफारी सपोर्ट आपको पहले पता ही है कि अगर मतलब आपका पिलर साइड मजबूत है तभी आप उसमें होल वगैरह कर सकते हैं, है कि नहीं है। कमजोर है तो फिर तो आपको प्रॉप वगैरह कॉग वगैरह में ही आपको क्रॉस बार लगाना होगा। तो इसलिए बोला गया है सफारी सपोर्ट में आपका कोल पिलर जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोल पिलर स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया साइड वगैरह स्ट्रॉन्ग होगा। इन थिन सिम द इफेक्टिव हाइट ऑफ गैलरी रिड्यूस which is disadvantage where the coal loaded basket have to be carried out on the head for double loading। बोला पतला सीमों में सफारी सपोर्ट को थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलता था, फायदा नहीं रहता था, नुकसान होता था। क्यों, क्योंकि अगर थिन सिम है, पतला सिम है तो गैलरी का हाइट कम होगा, ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, क्लैम्प्स वगैरह, यू क्लैम्प्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो और उसके नीचे क्या लगेगा, क्रॉसबार लगेगा। तो इसलिए बोला जाता था कि पतला सिम में सफारी सपोर्ट जो है एक तरह का डिसएडवांटेज उसका होता था कि आपका इफेक्टिव गैलरी जो जो है हाइट वो कम हो जाता था, क्योंकि आपका मान के चलिए छोटा पतला सिम है, उसमें भी ये जो जगह है थोड़ा सा वो ले लिया यू क्लैम्प, अब बचा कितना, थोड़ा सा बचा, उसमें भी आदमी अगर पार हो रहा है, चल रहा है, झुक के पार हो सकता है, मतलब लोडिंग करके। पहले तो बास्केट लोडिंग करते थे ना, उस समय की बात है सफारी सपोर्ट। तो उस समय क्या होता था, वर्कर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि आपको झुक के चलना पड़ता था। इसलिए बोला गया कि थिन सिम में इफेक्टिव गैलरी जो है वो रिड्यूस हो जाता था, जो कि एक डिसएडवांटेज है बास्केट लोडिंग के टाइम में। साइड सपोर्ट की बात करते हैं। साइड सपोर्ट, वुडन लैगिंग्स आर प्लेस्ड टाइट बिटवीन वर्टिकल प्रॉप्स and pillars where the sides are weak and need supports. Wooden leggings are placed tight between vertical props and pillars where the sides are weak and need support. Sometimes the timber set of prop and bar has to release pressure from the side which tend to crash into roadways. तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं, नाम भी नहीं दिया हुआ है, बस बोला गया है कि अगर साइड सपोर्ट करना हो ना तो एक तरीका है कि मान के चलिए यहाँ पे एक लगा दिए, ठीक है, एक लगा दिए यहाँ पे, एक लगा दिए यहाँ पे, ये साइड है समझ लीजिए, ऊपर नीचे नहीं है, ये रास्ता है ना, ये रास्ता का समझ लीजिए ये साइड है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये रास्ता का क्या है, एक तरह का साइड है, और साइड में क्या लगा हुआ है ये, अगर हमको साइड कमजोर है सपोर्ट करना है तो हम लगा दिए क्या, ये प्रॉप लगाया है ना, प्रॉप किनारे किनारे दिख रहा है ना, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, लगेगा। ऊपर का नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ऊपर का जो हम
मतलब गैलरी का जो आप बोल सकते हैं छत वगैरह नहीं दिखा पाएंगे, इसी में समझना होगा। ये मेरा प्रॉप है। साइड सपोर्ट जब करना होता था पहले तो हम लोग क्या करते थे, साइड से ये प्रॉप प्रॉप जो है हम लोग खड़ा किए, अब इन प्रॉप के बीच में पीछे जो है हम लोग क्या कर देते थे, इस तरह से जो है, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे, जो टिम्बर है, जो इसको बोलते थे लैगिंग्स, यहाँ पे लैगिंग बोला जाता है, पीछे जो डाल दी ना इसको बोलते थे लैगिंग, ये लैगिंग वगैरह डाल के पीछे सपोर्ट कर लेते थे। समझ में आ रहा है ना? प्रॉप खड़ा कर दीजिए साइड में पूरा लाइन से, अब दोनों प्रॉप जो है उसके पीछे पीछे वुडन का लैगिंग्स वगैरह डालते जाइए, तो इससे एक तरह का साइड सपोर्ट हो जाता था। Sometimes the timber set of prop and bar has to use pressure from the side which tend to press into roadways. वही है। Notching is useful in such cases. The prop should be set at angle 14 to 20 degree of the vertical and the feet well sunk into the floor. ठीक है? तो बोला गया है कि द प्रॉप जो भी है, जो भी प्रॉप हम इस साइड सपोर्ट के लिए अगर हम लोग खड़ा करते थे तो सीधा नहीं खड़ा करते थे, हल्का सा टेढ़ा खड़ा करते थे। कितना एंगल पे? 14 से 20 डिग्री। क्यों बताइए, किसी को लॉजिक है कि हम लोग साइड सपोर्ट अगर मान के चलिए करना है तो प्रॉप्स को सीधा नहीं खड़ा करेंगे, थोड़ा सा एंगल पे खड़ा करेंगे 14 से 20 डिग्री, क्या हो सकता है रीजन? सोचिए। यदि साइड का लोड आएगा भी तो खुट्टा ज्यादा सीधा होगा। क्या बोले? यदि साइड का लोड यदि आएगा बाहर की ओर तो खुट्टा यदि टेढ़ा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा सीधा तक आएगा। ज्यादा से ज्यादा सीधा तक आएगा। सर खोटा जब एंगल पे रहता है तब उस टाइम उस पे ग्रेविटी का एक्शन आता है, तो जब रूफ प्रेशर डालेगा मतलब वो ग्रेविटी के ऑपोजिशन में करेगा, और प्रॉप अगर सीधा रहेगा और रूफ प्रेशर आएगा तो उस टाइम रूफ और ग्रेविटी एक डायरेक्शन में आ जा रहा है, तो प्रॉप का गिरने का चांस ही बढ़ जाएगा। और ये 14 डिग्री 20 डिग्री करने से थोड़ा ग्रेविटी को ऑपोजिट करके उसको एक्ट करना पड़ेगा, रूफ को नहीं साइड को। मेन ढाल रहा था इसी। फिर सपोर्ट भी तो नहीं ढंग से कर पाएंगे। देखिए मेन, देखिए अंतर यहाँ पे क्या है ना, सिंपल सा चीज है। ठीक है, कोई भी चीज जैसे कि हम आपको बताते हैं कि अगर कोई चीज सबसे स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है ना। दो पॉइंट है ए और यहाँ पे लगा दिए बी, इसके बीच में अगर हम पूरा सीधा लाइन अगर खींचते हैं तो क्या होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस। सबसे शॉर्टेड डिस्टेंस ये होगा अगर मेरा ये लाइन स्ट्रेट है तो, और हल्का सा अगर थोड़ा सा भी हम इसको टेढ़ा कर देते हैं तो ये इस लेंथ से तो ज्यादा ही बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये वाला चीज है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। यस सर। होगा सर। इसका मतलब है कि ये अगर ये लंबा ज्यादा होगा तो ज्यादा एरिया तक हो सकता है कि सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ज्यादा जगह टच करेगा कि नहीं करेगा, टेढ़ा रहेगा तो, जी। है कि नहीं है। तो यही चीज है कि हल्का सा उसमें साइड में हम लोग हल्का सा वर्टिकल थोड़ा सा, वही वजह से कि यदि इसमें लोड आएगा तो ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा। सर इसमें फ्लोर में भी गड्ढा करना पड़ेगा सर। हाँ फ्लोर में भी हल्का सा आपको गड्ढा करना पड़ेगा, संक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर कि साइड से सपोर्ट प्रीवियस किया इसका फ्लोर जो है बाहर आ गया, गिर जाएगा ना। अब मान प्रीवियस क्लास ऐसा में नहीं, बोले थे सर कि हाँ 90 डिग्री पे खुटा रहेगा तो अच्छा लोड वहन करेगा। हाँ अभी तो बोल रूफ के लिए है, के वो लिए रूफ के लिए ना। हाँ ये साइड के लिए हम बता रहे हैं। जहाँ मेरा अच्छा, रूफ अच्छा। वगैरह सही है मान के चलिए, वहां हमको साइड का हमको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे साइड के लिए सबसे बढ़िया साइड बोल्टिंग कर दीजिए वायर नेट में इसके साथ। ये पुराना तौर तरीका है, वो हम बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है वही हम बता रहे हैं। उसमें ये है कि साइड जो है हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा प्रॉप लगा दीजिए इस तरह से। इससे क्या होगा ना कि ज्यादा लंबाई का जो एक तो क्या होगा, एक तो प्रॉप ज्यादा लंबा हम इस गैलरी में इस्तेमाल कर देंगे, ज्यादा लंबाई करेंगे तो ज्यादा जगह का एरिया जो है ये कवर करेगा। क्योंकि सीधा कोई भी चीज होगा तो क्या हुआ, सबसे छोटा ही होता है ना, है कि नहीं। और मान के चलिए ए से बी जाना है, हम इस तरह सबसे स्ट्रेट चले गए तो सबसे शॉर्टेज जैसे से गया, हल्का सा भी हम इसको मोड़े तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया कि नहीं बड़ा, यही है, यहीं से यहाँ कर दिए तो इससे हमेशा ज्यादा ही बड़ा होगा। जी। स्ट्रेट लाइन में हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस ही होता है। और दूसरा हम नीचे गड्ढा कर दिए हैं इसका बॉटम पे, क्यों गड्ढा किए कि साइड से अगर प्रेशर मारेगा ना तो नीचे बेस अगर मजबूत रहेगा तो ये जो है प्रॉप जो है क्या बोलता है, फेल नहीं होगा, बाहर धंस के बाहर बाहर नहीं फेंका जाएगा, वहीं पे खड़ा रहेगा। इसलिए उसका जो फीट है उसको हम गड्ढा करके फ्लोर में रख देते हैं। An alternative method, दूसरा तरीका है of reaching side pressure is to sink the props well into the floor and to reinforce the timber set by an additional bar or stretcher dotted bar in the 9.9 9.9 कहाँ है जी,
यही है 9.9 ना, डॉटेड बार 9.9 का कौन सा डायग्राम है, नहीं दिया हुआ है। बोला गया कि दूसरा तरीका है साइड प्रेशर को मतलब सपोर्ट करने का, इज टू सिंक द प्रॉप्स वेल इनटू द फ्लोर, मतलब फ्लोर में प्रॉप को अच्छे से गाड़ के टू रीइंफोर्स द टिम्बर सेट बाय एन एडिशनल बार और स्ट्रक्चर विच मे बी नेल्ड टू द प्रॉप। ठीक है, अब क्या किए कि इस तरह गड्ढा कर दिए प्रॉप्स के नीचे, ठीक है, और उसको रख दिए, एक और प्रॉप्स के नीचे गड्ढा कर दिए। अब उसके बाद क्या किए, ये एक सेट बन गया, सेट बना कि नहीं बना, एक साइड इधर एक साइड इधर, हुआ कि नहीं हुआ जी। गैलरी है ना, ये वाला गैलरी, सपोज ये वाला गैलरी, अच्छा से डायग्राम बना लेते हैं, ये गैलरी हो, तो एक गैलरी में एक सेट में रख, अगर हमको प्रॉप लगेगा ना क्रॉस बार सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ एक साइड का दूसरा साइड का ये होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। उसी तरह आगे और जाइएगा, दो और लगेगा दोनों साइड में, एक एक साइड में, ये हो गया एक सेट। एक सेट में क्या करना है कि इनको तो पहले क्या बोला गया है कि प्रॉप्स सिंक द प्रॉप्स वेल इनटू द फ्लोर, मतलब गड्ढा करके इसको अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से होल्ड कराइए, मतलब अंदर पूरा गड्ढा करके इसको जो है जाम कर दीजिए प्रॉप्स को, एंड टू रीइंफोर्स द टिम्बर सेट। और ये जो टिम्बर सेट है ना, इसको बोलेंगे, ये दो प्रॉप्स हो गए, इसको टिम्बर सेट बोलेंगे, बाय एडिशनल बार और स्ट्रेचर। अब इसमें क्या कीजिए कि एक जो है बार वगैरह इस तरह से रख दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए ना, रीइंफोर्स कर दीजिए इसको दोनों साइड के, कैसे भाई, नील्स, यहाँ पे कांटी लगा दीजिए, कील है कि नहीं, विच में बी नेल्ड टू द प्रॉप्स, एक बार लगा दीजिए और फिर नील कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो प्रॉप्स में मान के चलिए इधर से प्रेशर लग रहा है ना, इधर से प्रेशर लग रहा है, तो ये जो प्रॉप्स है, चूंकि ये कील से मतलब ठोकाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स किया हुआ है, तो इधर अगर जाएगा ना, तो अगर मान के चलिए ये साइड सही है, तो इधर नीचे नहीं आने देगा, ये इधर ढकेलेगा ही ढकेलेगा, मतलब ऐसे ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर का प्रेशर जो इसको ठेलना चाहेगा, लेकिन ये इधर होगा नहीं, क्योंकि इसको भी यहाँ पे क्या है, होल्ड किया हुआ है। तो ऐसा करके भी ये दूसरा तरीका है, जिससे जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, साइड को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बोला गया कि एज दिस रिड्यूसेस इफेक्टिव हाइट ऑफ द रोडवे इट यूज में नॉट बी एडवाइजेबल इन रोडवेज लेस देन 2 मीटर हाइट यूज्ड बाय बास्केट लोडर। बोला गया कि ये जो तरीका है, ठीक है, क्रॉस बार का सबसे मेन डिमेरिट यही है कि अगर मान के चलिए अगर मेरा सिम जो है पतला है, तो क्या है कि मेरा हाइट कम कर देता है, इफेक्टिव हाइट है कि नहीं है, चलने का इफेक्टिव हाइट क्या कम ही कर देगा ना, है कि नहीं है कि नहीं। अब मान के चलिए बास्केट लोडिंग कर रहे थे, हाइट ही बहुत मेरा कम है, सिम का पतला सिम है, क्रॉस बार डाल दिए, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि लैगिंग स्विंग डाल के हल्का सा मेरा क्या हो जाता है, हाइट थोड़ा कम हो जाता है। तो यही चीज बोला गया कि ये तरीका वहां पे इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस सिम का हाइट, मतलब जिस गैलरी का हाइट 2 मीटर से कम है। दोनों तरीका समझ में आ गया। साइड सपोर्ट का, साइड सपोर्ट करने के लिए क्या किए, वर्टिकल प्रॉप्स लगा दिए पिलर के साइड दोनों साइडों में, और दोनों साइडों के पीछे पिलर दो प्रॉप्स के पीछे पीछे क्या कर देंगे, लेगिंग्स डाल देंगे लकड़ी का। जो प्रॉप्स आप सेट कीजिएगा हल्का सा टेढ़ा होगा 1420 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, और उनका जो बेस है ना, मतलब जो बॉटम वाला साइड है प्रॉप का, वो उसको गड्ढा करके नीचे फ्लोर में फिक्स करना है। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉप्स लगा दीजिए दोनों साइड्स में, दोनों को नीचे फ्लोर में गड्ढा करके सेट कर दीजिए, और दोनों जो प्रॉप्स है दोनों साइड्स में, उसको एक हॉरिजेंटल प्रॉप से, ये देखिए हॉरिजेंटल प्रॉप, सॉरी हॉरिजेंटल बार से क्या कर दीजिए कि इसमें कांटी ठोक के इसको मतलब फिक्स कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं साइड सपोर्ट। ये हो गया साइड सपोर्ट। सपोर्ट बाय वुडन कॉग, चॉकमेट और चॉकमेट, चॉक और चॉकमेट, ठीक है। अ chalk, a cog or a chalkmate is a combination of slippers above one another in a crisscross manner as shown in the figure 9.1। यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन मिलता है कि व्हाट इज चॉक, व्हाट इज कॉग, व्हाट इज चॉकमेट। इसका आंसर क्या होगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीपर्स above one another in a crisscross manner। ये कई सारे स्लीपर्स का मतलब वुडन का जो लकड़ी रहता है ना, लकड़ी का इस तरह से, इसका कई सारा स्लीपर्स का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं क्रिस क्रॉस मैनर में। मतलब पहले ऐसे रखें, फिर ऐसे रखें, ठीक है, फिर ऐसे रखें, फिर इसके ऊपर फिर इस तरह से हम एक और ऐसे रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग ऐसे रखेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग ऐसे रखेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रिस क्रॉस मैनर में जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्लीपर का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे कॉग, चॉक या चॉकमेट। तीनों जो है मतलब सिमिलर वर्ड्स है, चॉकमेट मेटल माइस में आता है, ये शब्द इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। It supports a much larger stretch than a prop and is used in place where the roof is bad over a wide area and needs substantial support. बाकी जो अपना प्रॉप है, ठीक है, प्रॉप की तुलना में ये काफी ज्यादा एरिया कवर करता है, काफी ज्यादा एरिया सपोर्ट करता है, और ये ज्यादातर वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पर रूफ जो है बहुत ज्यादा चौड़े क्षेत्र में खराब हो और वहां ज्यादा अच्छा सपोर्ट आने की जरूरत पड़े, उस वाले क्षेत्र में हम लोग कॉग का इस्तेमाल करते हैं। Cogs are also erected where the main roadways have to pass through an area having coal pillars of inadequate size. Cogs वहां भी खड़े किए जाते हैं उन मेन रोडवेज में जिधर से क्या होता है, जिधर से मेरा जो कोल पिलर है उसका कभी इनकेस कभी कभी क्या होता है ना कि कोल पिलर हम लोग छोटा रख देते हैं, है कि नहीं, तो जहाँ पे पिलर का जो साइज है, ठीक है, वहाँ छोटा रखाया है और वो भी मेन रोडवे है, तो वहां पर भी हम लोग जो है कॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि कॉग्स आर ऑल्सो यूज जहाँ पे मेन रास्ता में जो है वो पिलर्स हों लेकिन उनका साइज बराबर नहीं हो, मतलब पर्याप्त साइज जहाँ नहीं है, यानी कम साइज जहाँ पे है और उस रास्ता वो मेन रोड रास्ता है उधर से हम लोग को पास करते हैं, तो वहां पर हम कॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द टर्म चॉकमेट इज जनरली यूज इन मेटल माइस, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि चॉकमेट जो शब्द है वो भी कॉग ही है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉग को ही चॉकमेट बोलते हैं, पर ये जो टर्म है ज्यादा फैमिलियर है मेटल माइस में, मेटल माइस में इसका प्रचलन ज्यादा होता है, कोल माइस में इस शब्द का यूज जनरली नहीं करते हैं। कॉग्स आर जनरली रिक्वायर्ड अंडर द रेगुलेशन एट गोफेजेस, रेगुलेशन के अनुसार इसका यूज गोफेजेस में भी होता है। जंक्शन ऑफ स्प्लिट, जहाँ पे दो गैलरी, ठीक है, स्प्लिट होता है या फिर जो जंक्शन होता है गैलरी का, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। डिप्लेयरिंग जो क्षेत्र होता है, ठीक है, बोर्ड एंड पिलर का, वहाँ वहाँ का जो भी जंक्शंस वगैरह गैलरीज होगा वहां भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ जो गोफ और जो लॉन्गवॉल फेस होता है उसका जो ब्रेक ऑफ लाइन होता है ना, वहां पर भी आप लगा सकते हैं। पर अब तो लॉन्गवॉल फेस में ये सब कॉग वगैरह इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसको यूँ याद नहीं कि वही बेटर है। पहले के समय में जब मैनुअली जब लॉन्गवॉल चलता था तो उस केस में कर सकते थे, पर अब तो सारा लॉन्गवॉल जो सिस्टम चलता है वो मैकेनाइज्ड वे में चलता है, आपका पावर सपोर्ट लॉन्गवॉल यूज हो रहा है, तो वहाँ पे इस तरह का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। मेनली आपको याद करना है कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, वैसा क्षेत्र जहाँ पे रूफ खराब हो, बहुत ज्यादा चौड़ा एरिया में, वहां पे इस्तेमाल करेंगे। जंक्शंस में, स्प्लिट्स में, गोफ एजेस में, ब्रेक ऑफ लाइन में भी गोफ के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि ओनली रेक्टेंगुलर स्लीपर्स और अल्टरनेटिवली स्लीपर्स हैविंग देयर टू अपोजिट साइड चॉप्ड फ्लैट शुड बी यूज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है। बोला गया कि रेक्टेंगुलर स्लीपर होना चाहिए जो हम इस्तेमाल करें ना, ऐसा नहीं कि बोल सकते हैं सर्कुलर स्लीपर इस्तेमाल कर देंगे, गोल गोल स्लीपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेक्टेंगुलर स्लीपर का इस्तेमाल करेंगे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कुछ भी हो स्लीपर, लेकिन दो जो अपोजिट फेसेस हैं, दो अपोजिट जो साइड्स है ना, उनको अच्छे से छील के फ्लैट कर दिया गया हो, तो वैसा स्लीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में आपको दिखाए भी थे। द मिनिमम लेंथ ऑफ स्लीपर्स ऑफ अ कॉग टू सपोर्ट रूफ at a height up to 3 meter may be 1.2 meter, but for a roof height in excess of 3 meter it may be 1.5 meter। देखिए, इसको याद कर सकते हैं, और एक और तरीका है जो याद कर सकते हैं, वो तो आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ लिखा हुआ है द स्लीपर्स should have the minimum roof at a height up to 3 meter may be 1.2 meter, but for a roof excess of 3 meter मे बी 1.5। मतलब बोल सकते हैं कि जो मिनिमम रेगुलेशन 124, ये हम थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे, रेगुलेशन 124 में जो कॉग है, कॉग का जो स्लीपर होता है, यहाँ पे वो कॉग स्लीपर नहीं शब्द यूज किया गया है रेगुलेशन में। रेगुलेशन में शब्द का जो यूज किया गया वो इस्तेमाल किया गया कॉगिंग मेंबर्स, कॉग के सदस्य, इस तरह से वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो उसके लिए बोला गया कि चाहे कैसा भी गैलरी हो, मिनिमम लेंथ तो 1.2 मीटर ही होगा। प्रैक्टिकली यहाँ वॉल्यूम 1 में क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरा गैलरी का जो ऊंचाई है
वो 3 मीटर तक है, अप टू 3 मीटर, तो 1.2 मीटर होगा। अगर मेरा रूफ हाइट 3 मीटर से ज्यादा है, रूफ हाइट बोल रहे हैं, तो ये 1.5 मीटर तक हो सकता है। लेकिन बोला गया कि द स्लीपर शुड हैव अ मिनिमम रूफ एट अ हाइट अप टू 3 मीटर में बी 1.2 मीटर, बट तो दोबारा से रिपीट कर दिया। द स्लीपर शुड हैव द मिनिमम क्रॉस सेक्शन 100 बाई 100, ये भी याद कर लीजिए। वैसे इसका कोई प्रावधान नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। जो स्लीपर्स होगा उसका जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन होगा वो 100 बाई 100 होना चाहिए। 100 लेंथ 100 ब्रेथ, वैसे ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। पर मिनिमम आपका हो सकता है, क्या होगा आपका 100 mm का जो स्क्वायर होगा उतना आपका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज का, हॉलेज क्रॉस का, सेक्शन एरिया मतलब सर गोलाई उसका बोल रहे हैं? 100 mm बाय 100 mm का मतलब हो गया ये वाला चीज। ये वाला 100 बाई 100, ये बाई ये क्रॉस सेक्शन एरिया 100 बाई 100 होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन जो रहेगा ना 10 बाई 10 का, इस तरह से ये होना चाहिए, ये बोला गया है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि ये हम बोल रहे हैं, स्लीपर का लंबाई चौड़ाई 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो क्रॉस सेक्शन हुआ लंबाई चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई के लिए। ये वाला 10 बाई 10, या 100 mm में लिखना है तो 100 mm, ये हो ना क्रॉस सेक्शन, वो तो लंबाई हो गई, ये यहाँ से यहाँ तो लंबाई हो गया 1 जो मोटाई वाला एरिया है सर, उसको मतलब है ना, क्रॉस सेक्शन तो वही हो, ठीक है। क्रॉस का काट के सेक्शन जो निकले यहाँ से काट दीजिएगा तो यही मिलेगा ना 100 बाई 100। तो ये याद रखिएगा ये 100 बाई 100 है, लेकिन क्वेश्चन एक और आता है जिसमें कंफ्यूज हो जाएगा, डाटा एक ही रहेगा, तो डाटा डिफरेंट रहेगा, सवाल यही रहेगा हॉलेज कितना है, हॉलेज वाला स्लीपर के लिए, हाँ कितना है हॉलेज के लिए, 1.5 into 50 into 10। कितना होगा 50 mm इंटू 100, है कि नहीं है? यही है ना, हाँ सर। मतलब 150 mm बाई 150 mm या 150 mm बाई 100, ऐसा इस तरह का रहता है। द कॉक शुड नॉट बी नॉर्मली इरेक्टेड ऑन अ लूज फ्लोर और डेब्रिस, बट ऑन अ नेचुरल फ्लोर और अ सिक्योर फाउंडेशन। जो कॉक्स होगा अब उसको, उसके लिए तली कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कमजोर तली है या पूरा मलबा पड़ा है उसके ऊपर आप उसको खड़ा कर दी, या तो नेचुरल फ्लोर जो है सिम का वैसा होना चाहिए, या फिर आप अगर मान के चलिए डेब्रिस वगैरह, डेब्रिस का मतलब मलबा वगैरह है, तो उसको साफ करके गड्ढा करके फाउंडेशन एकदम बराबर कर दीजिए, उसके बाद इस कॉक को वहां पे खड़ा रखिए। द फ्लोर एरिया ओवर विच द कॉक इज टू बी इरेक्टेड मे बी एक्सकवेटेड फॉर अ डेप्थ ऑफ 25 to 50 mm and should be made nearly flat in seams of mild inclination। तो वही हम आपको बताएं कि जब आपको करना रहता है, मतलब खड़ा आपका जो कॉग रहता है उसको जब जिस जगह पे आपको खड़ा रखना रहता है, खड़ा करने से पहले क्या करना है कि जिस भी जगह आपको खड़ा करना है वहां पे हल्का सा गड्ढा कर लीजिए। कितना, 25 mm से लेके 50 mm, मतलब लगभग लगभग कितना हो गया 5 सेंटीमीटर के आसपास गड्ढा कर लीजिए, और उस जगह को अच्छे से लेवल कर लीजिए, फ्लैट कर लीजिए। उसके बाद कॉक को वहां पे इरेक्ट कीजिए। मेंबर्स ऑफ द कॉक्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स ओवर द मेंबर्स इमीडिएटली बिलो द पेयर्स। वही बोला गया कि जो भी मेंबर्स आप कॉक को रखिएगा वो तो राइट एंगल पे ही रखिएगा ना, है कि नहीं है, एक दूसरे का राइट एंगल पे ही होगा। एक यहाँ पे इस तरह से रखें तो दूसरा क्या होगा, इस तरह से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, फिर क्या होगा 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है कि नहीं है। ये भी इसके 90 डिग्री पे आप इसको रख रहे हैं, फिर इसके 90 डिग्री पे आप इसको रख रहे हैं, तो एक सब जो कॉग है एक दूसरे का 90 डिग्री पे रहेगा। यही बोला गया है कि द चॉक्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स ओवर द मेंबर्स इमीडिएटली बिलो इन पेयर्स। द चॉक इज टाइटेंड अगेंस्ट द रूफ बाय हैमरिंग वेजेस इन इट एट कन्वीनियंट हाइट। अब इसको टाइटिंग कैसे करते हैं, तो वहां पे भी जैसे कि टाइट करने का काम हमेशा याद रखिएगा वेज का रहता है। तो जो चॉक है, जो कॉग है, उसको टाइट करना है रूफ के अगेंस्ट, तो क्या करेंगे वेज में, जहाँ पे सुविधा जगह बीच में हो, जगह ऊपर नीचे कहीं भी जगह हो, तो सुविधा ना कन्वीनियंट प्लेस बोला गया है, तो वहां पे आप जो है वेज को हैमरिंग करके
क्या कर सकते हैं कि कॉग को रूप से टाइट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन विथड्रॉइंग अ चॉक, विथड्रॉल ऑफ सच वेजेस लूजन द चॉक एंड विथड्रॉ ऑफ द स्लीपर्स बिकम इजी। और वेजेस जो वगैरह जो है हमेशा देते हैं, क्योंकि क्या है, एक तो ये टाइट कर दिया है रूफ को, दूसरी बात कि मान के चलिए जब हमको चॉक को निकालना होगा ना, तो सिर्फ यही वाला, कुछ भी नहीं निकालना है, सिर्फ यही वाला जो वेज है ना, उसको अगर हमने निकाल लिए तो पूरा मेरा स्लीपर जो है, जो भी मेरा मेंबर है कॉक का, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, द चॉक शुड बी टाइट अगेंस्ट द रूफ एंड दिस मे बी टेस्टेड बाय हैमरिंग फॉर लूजनेस एट द अपर मोस्ट स्लीपर। अब मेरा चॉक, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे या फिर जैसे कि आप जाते हैं और चौक आपको देखना है कि चौक मेरा रूफ के अगेंस्ट पूरी तरह से टाइट है कि नहीं है, तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं जी? तो टेस्ट करने का तरीका यही है कि सबसे ऊपर वाला जो स्लीपर है, द अपर मोस्ट जो स्लीपर है, जैसे कि यहाँ पे स्लीपर लगा हुआ है इस तरह से, ये कॉग लगा दिया मान चलिए, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट करना है कि ये जो कॉग है रूफ से अच्छे से टाइट है कि नहीं है, ऐसा नहीं है टिम्बर मिस्त्री हमको बेवकूफ बना दिया जैसे तैसे करके चला गया, तो आपको देखना पड़ता है जो सुपरवाइजर की सही से कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेवकूफ बना सकते हैं कि हाँ हाँ सर हम काम तो कर दिए बहुत अच्छे से, देख लीजिए दिख रहा है पूरा टाइट है, तो टाइट है कि नहीं है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो टाइट है कि नहीं इसको चेक करने के लिए जो अपर मोस्ट स्लीपर है, यानी सबसे ऊपर का जो स्लीपर यहाँ पे होगा ना, बस उसको बोलिए ना टिम्बर मिस्त्री को, कुछ नहीं टाइट है कि नहीं हमको देखना है, एक काम करो तुम सबसे जो ऊपर स्लीपर दिख रहा है ना वहां पे हैमरिंग करके दिखाओ, हाँ थोड़े से वहां पे मार के दिखाओ, अगर वो वहां से लूज होके गिरा, इसका मतलब ये है कि चौक अच्छे से टाइट नहीं था, और हैमरिंग करने से नहीं गिरा, नॉर्मल हैमरिंग करने से, तो इसका मतलब क्या है कि वो अच्छे से टाइट है। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? In some cases, a chalk is erected between four corner prop. Such corner props are generally not necessary except where the roof is bad, at golf edges, at junctions or galleries, if the floor is steeper than 1 in 5. देखिए यहाँ पे आप कॉर्नर प्रॉप्स की बात की गई है। कॉर्नर प्रॉप्स पता है, कॉर्नर प्रॉप्स प्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रॉप्स होते हैं जहाँ पे जो है पहले देखिए क्या होता है, डायग्राम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, बोला गया है कि इन सम केसेस चॉक इज इरेक्टेड इन बिटवीन फोर कॉर्नर प्रॉप्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो कॉग हम लोग खड़ा करते हैं वो चार प्रॉप के, ठीक है, बीच में हम लोग खड़ा करते हैं, इसके बीच में कुछ इस तरह से, ठीक है, जो चार प्रॉप होंगे ना उसको क्या बोलेंगे, कॉर्नर प्रॉप। रेगुलेशन नंबर 124 125 125 में है जी कि पहले कॉर्नर प्रॉप लगाएंगे कि पहले चौक लगाएंगे, तो आंसर क्या होगा? कॉर्नर पर, कॉर्नर पहले तो कॉर्नर पर। पहले कॉर्नर प्रॉप लगाएंगे। पहले कॉक खोलेंगे सर। हमको ये नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि सबसे पहले लगाएंगे क्या, सबसे पहले कॉर्नर प्रॉप लगाएंगे, और सबसे पहले खोलेंगे क्या? कॉर्नर प्रॉप ही। सबसे पहले कॉर्नर प्रॉप नहीं नहीं, मतलब लगाने से जैसे लगाएंगे सबसे पहले चॉक खोलेंगे सर। सबको ये आंसर दीजिए, हम 18 लोग 15-20 लोग हैं ना, हम सब लोगों से आंसर ये सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कोई एक आदमी दे रहा है बाकी को आराम से सुन रहे हैं, अरे बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें ना, पढ़ रहे हैं, बाकी सब भी दीजिए, एक दो आदमी मत दीजिए, बाकी सब कॉर्नर पर लगाएंगे सर पहले। क्या होगा बताइए? जी सर, सबसे पहले कॉर्नर कॉर्नर प्रॉप लगाएंगे सर, खोलेंगे और पहले सर, चॉक खोलेंगे तो खोलेंगे। सबसे पहले चॉक खोलेंगे। चलिए बाकी सब हाँ, वही आंसर है सर, वही आंसर है। यही है सर। क्या होगा? पहले पहले लगाएंगे लगाने कॉर्नर टाइम पर। सबसे पहले कॉर्नर पर लगाएंगे, खोलने टाइम से लास्ट में कॉर्नर प्रॉप खोलेंगे। जिस सीक्वेंस में लगाएंगे उसके अपोजिट से खोलते आएंगे। अच्छा ऐसे याद करते हैं आप लोग। एक दूसरा तरीका भी है इसको याद करने का, मतलब जो तो डिपेंडिंग आपको जैसा जो पहले से जो याद है उसी को, ऐसा भी नहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेना है कोई चीज़ को कि मतलब याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। देखिए बहुत ही सिंपल है कि अगर सेटिंग करना है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट करना है ना, कॉग्स को खड़ा करने से पहले प्रॉप्स को खड़ा करना होगा।
ठीक है। और जब अगर विड्रॉ करना होगा, ठीक है, जब आप निकाल रहे होंगे सपोर्ट, तो उस केस में जो है ना, आपको क्या करना होगा, आपको पहले लगा निकालना होगा कॉल, उसके बाद कॉर्नर क्रॉप निकालना है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जो पहले लगेगा ना वो सबसे आखिर में खुलेगा, ऐसे याद कर सकते हैं। जो सबसे पहले लगेगा वो सबसे आखिर में खुलेगा। है कि नहीं है? समझ में आता है कि नहीं? इसको ऐसे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अजीबोगरीब एग्जाम्पल, बस उसे थोड़ा सा आप रिलेट कर पाते होंगे। मान के चलिए क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ से इसका गेट है, बहुत सारा बेंच दिया हुआ है। अब हम लोग क्या है कि मान के चलिए हम लोग कभी भी आगे पीछे बैठे ही नहीं, सबसे बस हमको लगता है आपसे मतलब आप लोग भी इसी तरह से रिलेट कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो आगे बैठते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं पीछे बैठना ही पसंद करते हैं। तो जब से पहले हम लोग इसीलिए आते थे ना स्कूल क्लास में, इसीलिए आते थे कि हमको सबसे पीछे बैठने को मिले, सबसे पहले आते थे और कहाँ बैठते थे, हमको यहीं बैठना है। तो ये, और लेकिन जो पहले हम लोग स्कूल आए सबसे पहले कहाँ बैठे हैं, लेकिन जब छुट्टी होगा तो क्या होगा, सबसे आखिर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि पहले ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, उसके बाद इससे क्या हुआ कि हम सबसे पहले स्कूल आए सबसे पीछे बैठे, लेकिन जब छुट्टी होने का टाइम था उस समय आखिर में जा रहे हैं, यानी सबसे पहले आ रहे हैं और जा रहे हैं सबसे बाद में। उसी तरह आप इसको कॉर्नर क्रॉप की तरह रिलेट कर लीजिए। कॉर्नर क्रॉप क्या होगा, सबसे पहले आएगा लेकिन जाएगा सबसे आखिर में। है कि नहीं है? कॉर्नर क्रॉप एक तरह का क्या है, बैक बेंचर है कि नहीं है? बैक बेंचर आएगा स्कूल में सबसे पहले पीछे बैठने के लिए, बैठ तो जाएगा लेकिन छुट्टी उसका सबसे आखिर में होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर जो आप वर्ड बोले जो सबसे पहले लगेगा वो सबसे आगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, गारंटी बिलीव मी, आप बहुत सारा किताब पढ़ लीजिएगा, सब कुछ अभी सही सही बोलिएगा, पर एग्जाम में इसको गलत मार्क आएगी, ये हम गारंटी ले रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत ईजी लगता है। 4 महीने बाद हम भी आपसे बोलेंगे ना कि बताइए, तो फिर कंफ्यूज होइएगा, एक वो बोलिएगा कि नहीं पहले ये करते हैं, फिर बोलिएगा पहले ये करते हैं, है ना? तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कॉर्नर प्रॉप पहले लगेगा तो सबसे आखिर में जाएगा, जो पहले लगेगा सबसे आखिर में जाएगा, कॉर्नर प्रॉप पहले लगेगा वो सबसे आखिर में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो बोला गया कि जो कॉर्नर प्रॉप का कॉन्सेप्ट है विथ कॉग, वो जनरली यूज नहीं होता है। कहाँ यूज होता है? स्पेशल केस है वहां पे यूज होता है। पहला स्पेशल केस है वेयर द रूफ इज बैड, ठीक है, जहाँ पे रूफ एकदम खराब है वहां पे इस्तेमाल कीजिएगा। गो फेज ऑफ द गैलरी, जहाँ गो फेज होता है ना, डिप्लेयरिंग कर रहे हैं, गो फेज होता है, गो फेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जंक्शन ऑफ गैलरी, गैलरी के जंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 मीटर ज्यादा हाइट हो जाता है वहां पे हम लोग कर सकते हैं। या फिर एक चौथा कारण भी, चौथा एक कंडीशन भी दिया है कि अगर मेरा जो सिम का फ्लोर है, ठीक है, सिम का फ्लोर छोड़िए, जो मेरा तली है ना जो जा रहा है, वो उसका अगर ढाली 1/5 से ज्यादा है तो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन याद कर लीजिए कि जहाँ पे कॉर्नर प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है विथ कॉग। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये गो फेजेस के मतलब तो कंपलसरी, देखिए देखे भी होंगे जो डिप्लेयरिंग माइंस में है ना, मतलब गो फेजेस में इसके अलावा कोई दूसरा सपोर्ट ज्यादातर यूज करते ही नहीं, गो फेजेस है तो वहां पे कॉर्नर प्रॉप्स विथ कॉग तो लगता ही है कि नहीं है? तो अगर डिप्लेयरिंग माइंस में बिलोंग करते हैं, देखे भी होंगे, तो भी गए हैं गो फेज, गोफ के किनारे कभी गए हैं क्या? तो जाने तो नहीं दिया जाता है, पर दूर से कहीं देखे हैं क्या? हेलो, नहीं देखे हैं? हेलो, कोई नहीं देखे हैं? क्या सर? देखिए सबसे ज्यादा कॉर्नर डिप्लेयरिंग वाला प्रॉप इसमें कभी गए हैं, वहां पे देखे हैं कॉर्नर प्रॉप्स विद कॉग्स गोफ एज के किनारे? नो सर। कभी नहीं देखे डिप्लेयरिंग माइंस में, यानी नहीं गए होंगे, गए होंगे जरूर देखे रहे। जाने या फिर हो सकता है कि गए हो लेकिन हो सकता है कि सुपरवाइजर जाने नहीं दिया होगा, क्योंकि गोफ एज भी बहुत रिस्की जगह होता है। गोफ एज बहुत ज्यादा गैस का टेंशन रहता है, मतलब गैस तो बहुत ज्यादा वहां पे मिलता है क्योंकि गोफ है उसके बगल में, और साथ ही डिप्लेयरिंग साथ मींस में गए हैं बट गो फेज में नहीं गए सर। नहीं जाने दिया होगा, मतलब सेफ्टी कंसर्न रहता है वहां पे, इसे नहीं जाने देते हैं, काफी रिस्की जगह है, तो वो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा गो फेजेस
और जहाँ पे रूफ इज बैड जंक्शन ऑफ द गैलरीज एंड वेयर द फ्लोर इज स्टीपर देन 1.5, जहाँ जो फ्लोर का ढाल है वो 1.5 से ज्यादा है, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। और जहां कॉर्नर प्रॉप सिलेक्ट किया जाता है, वन स्लीपर ऑफ द चॉक इज प्लेस्ड आउटसाइड द प्रॉप विदाउट द मेंबर हेल्प इन द डिसमेंटलिंग ऑफ द। जहाँ पे कॉर्नर प्रॉप्स हम लोग खड़ा करते हैं ना, तो उसका जो कॉक का एक स्लीपर होता है ना, कॉक का एक स्लीपर, जहाँ कॉर्नर प्रॉप इस्तेमाल करते हैं वहां की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग कॉग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कॉग जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसका स्लीपर उसमें बहुत सारा होता है, तो एक स्लीपर ना बाहर की तरफ रहता है, उसको हिंदी में बोलते होंगे शायद, बहुत सारे बुक्स में ज्यादा फैमिलियर कर दिया सबको, वो है चाबी सिल्ली। नाम सुने हैं? बहुत सारा वर्ड है, एलसी का बुक में देखिएगा वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है, चाबी सिल्ली, है कि नहीं? वो यही स्लीपर रहता है। स्लीपर क्या है ना, चौक से हल्का सा बाहर रहता है, ठीक है, प्रॉप से भी बाहर होता है, सॉरी, ये प्रॉप लगा हुआ होगा ना चारों तरफ, उससे भी बाहर रहता है वो। इसको अगर निकालिए ना, तो ये जो अपना है ना चौक, वो सीधा गिर जाता है, तो इसका इजी डिसमेंटलिंग के लिए काम आता है। खोलने में सुविधा होता है। हाँ वही हो गया, इजी डिसमेंटलिंग का मतलब वो खोलने में सुविधा। डिसमेंटल का मतलब होता है खोलना, असेंबल का मतलब होता है लगाना। चलिए, सपोर्ट ऑफ द रोडवे, ठीक है, सपोर्ट ऑफ द रोडवे, where the roof of a roadway is bad over some distance, bars resting in holes of coal pillars and tightening the roof by wooden leggings may be erected at intervals 2 to 3 मीटर। बोला गया है कि जहाँ पे जो रास्ता का अगर जो चाल है वो काफी दूर तक खराब है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सफारी सपोर्ट। यही इसमें बताया गया है कि हम लोग होल मार दिए पिलर्स में, उसके बाद वहां पे जो भी है क्रॉस बार उसको डाल दिए, और उसके बाद टाइट कर दिए रूफ के अगेंस्ट, कैसे, वुडन लैगिंग्स की मदद से। और ये 2 से 3 मीटर के अंतराल पे देते गए और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई रास्ता है जो बहुत लंबा दूर तक जो है बैड है, तो उसको सपोर्ट करना, तो ये कर सकते हैं। इफ द कोल पिलर्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर मेरा कोल पिलर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और द रोड इज थ्रू अ फॉल्ट जोन, और या तो पहला केस क्या बताया कि मेरा कोल पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, और दूसरा केस क्या है, या फिर जो मेरा जो रास्ता है वो किसी फॉल्ट जोन से गुजर रहा है, तो फिर क्या करते हैं, द वुडन बार्स आर सपोर्टेड ऑन टिम्बर प्रॉप। जो वुडन वाला बार है वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, जो वुडन वाला बार हो यानी क्रॉस बार जो है वो टिम्बर प्रॉप्स में सपोर्टेड रहेगा। दिस इज ए कॉमन प्रैक्टिस, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जहाँ पे पिलर स्ट्रांग नहीं रहेगा वहां पर जो है क्रॉस बार को हम लोग टिम्बर में ही सपोर्ट करके रखेंगे। वेयर द रूफ प्रेशर इज लाइकली टू बी हैवी, बार्स में बी सपोर्टेड ऑन टिम्बर चॉक्स। देखिए बोला गया कि जहां पर, जो चीज हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिए थे, जहां पर रूफ प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो जो अपना क्रॉस बार है ना, उसको किस में सपोर्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है चौक में। बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि क्रॉस बार को 3-4 तरह से आप कर सकते हैं काम। एक है यू क्लैम्प डाल दिए, सफारी हो गया, या फिर गड्ढा कर दिए साइड में, वो करके कर दिए। तीसरा प्रॉप के केस में कर दिए। प्रॉप के केस में तब करेंगे जब मेरा पिलर स्ट्रांग नहीं है, रास्ता फॉल्ट जोन के थ्रू गुजर रहा है, तब कर रहे हैं। लेकिन अगर रूफ का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा क्रॉस बार होता है उसको हम लोग चौक के ऊपर, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, जो कि कॉमन मेथड है। ठीक है, फिगर 9.10 shows a method of supporting a wide junction by cogs and bars। ठीक है, एक फिगर है 9.10, यहीं पे है। ये जो एक मेथड यहाँ देख सकते हैं, ये जो दिखाया गया है ना, वो एक तरीका दिखाया गया जिससे जो चौड़े जंक्शंस होते हैं, जंक्शंस मतलब जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे कई सारी गैलीज मिलती है उसको बोलते हैं जंक्शंस माइनिंग में। जहाँ पे जंक्शन जो है काफी चौड़ा है, तो वहां पे हम लोग कॉग्स एंड बार्स यानी क्रॉस बार और कॉग्स की मदद से, देखिए यहाँ पे सपोर्ट किया, देखिए यहाँ पे क्रॉस बार लगा हुआ दिख रहा है, ये वायलेट 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 कलर में, ये क्या है, ये है चौक। और देखिए ग्रीन कलर से क्या लगाया हम लोग, क्रॉस बार। ये देखिए क्रॉस बार, ये देखिए क्रॉस बार, ये देखिए क्रॉस बार, ये देखिए क्रॉस बार, ये सब लैगिंग है। ठीक है, समझ में आया? ये वाइडर, अगर जब जंक्शंस होते हैं और आपको क्रॉस बार इस्तेमाल करना होता है, तो फिर हम लोग कॉग्स प्लस क्रॉस बार की कॉम्बिनेशन से हम लोग काम कर सकते हैं। नो प्रॉप्स आर बी इरेक्टेड एट सच प्लेसेस वेयर दे आर लाइकली टू बी डिसलॉज्ड बाय मूविंग और डीरेल्ड एंड रनिंग ऑफ टब्स। बोला गया है कि कोई भी प्रॉप्स का इस्तेमाल, प्रॉप्स मतलब खूटा, ठीक है,
उस जगह पे नहीं करेंगे, शुड नॉट बी डन एट दोज प्लेसेस वेयर दे आर लाइकली टू बी डिसलॉज्ड बाय मूविंग और डीरेल्ड एंड रन। जहां पर प्रॉप्स, ठीक है, चलता हुआ टब्स के मूवमेंट के कारण या फिर डीरेलमेंट के कारण डिसलॉज हो सकते हैं, यानी गिर सकते हैं, उन जगहों पर प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में बताए हैं, प्रॉप्स एक और जगह पे इस्तेमाल नहीं करते थे, वो जगह याद है? वर्टिकल प्रॉप्स हम इस्तेमाल ही नहीं करते थे, मतलब कोई भी चीज जो वर्टिकली सपोर्ट कर रहा है वहां इस्तेमाल ही नहीं करते। ऐसा कौन सा जगह है बताइए, या कौन सा केसेस में ऐसा होता है वहां पे हम लोग वर्टिकल प्रॉप्स, बताइए। अंडरस्टूड के सर, अंडरस्टूड जब वो एक इंक्लाइन सीम में मतलब नहीं, वर्टिकली नहीं। ऐसा कुछ नहीं था जो प्रीवियस चैप्टर में हम बताए। आप याद कीजिए, एक चीज है जो आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में, हम आपको बताया था मेथड ऑफ वर्किंग में। चलिए थोड़ा सा और हिंट देते हैं। लॉन्ग बॉल फेस में। नहीं नहीं, लॉन्ग वॉल फेस में कहाँ, ये सब आपको हिंट एक और देते हैं, एयर ब्लास्ट। इससे बड़ा हिंट नहीं मिल सकता है। आप बताइए। डिप्लेरिंग में सर, हाँ, डिप्लेरिंग में। नहीं नहीं नहीं। सर जहाँ- जब गोप में सर, जब जब अपन वो कर लेंगे, कोयला निकाल लेंगे तो जो फर्स्ट केबिंग के लिए चलिए अपन वहां से चलिए, आप लोगों को समझ 1.5 मीटर की दीवार बना के खड़ी कर बताया देंगे। था ना, सेंटर में सर। जहां पर एयर ब्लास्ट का खतरा हो उस रास्ते 1.5 मीटर की। नहीं लगाना है। एयर ब्लास्टिंग स्टेशन जो होगा, एयर ब्लास्ट शेल्टर जो होगा, वहां पर भी कोई वर्टिकल प्रॉप्स नहीं लगाना है, बताए थे ना। वहां पे यस सर, क्रॉस बार वगैरह ज्यादा लगाना चाहिए, बताए थे कि नहीं बताए थे? हेलो, हाँ यस सर। सर। याद कीजिए, सब भूलते जा रहे हैं। The bars may sometimes be placed on a brick walls constructed on a solid foundation of coal floor with 150 mm layer of concrete at the base। बोला गया है कि जो क्रॉस बार, अभी तक हम लोग क्या देखते आए हैं कि क्रॉस बार को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। क्रॉस बार को कोयला का जो साइड है वहां पे गड्ढा कर दिए, उसके अंदर डाल के सपोर्ट कर दिए। दूसरा तरीका है कि जो साइड है उसमें होल कर दिए ड्रिल मशीन से, उसमें क्लैंप फिट कर दिए, उसमें सपोर्ट कर दिए। तीसरा तरीका था कि वर्टिकल प्रॉप्स खड़ा कर दिए और उसके ऊपर क्रॉस बार डाल डाल के इस्तेमाल कर दिए। चौथा तरीका क्या था, कॉक्स के ऊपर हम लोग क्रॉस बार इस्तेमाल किए। पांचवा तरीका बताया गया है। पांचवा तरीका क्या है कि जो ईंट का दीवार है उसके ऊपर आप जो है क्रॉस बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समटाइम्स इस्तेमाल होता है, मे भी कभी कभी इस्तेमाल होता हो। ये हो गया आपका सपोर्ट ऑफ अ रोडवे। अब आते हैं क्लियरिंग ऑफ हैवी रूफ फॉल। ये पता है ना आपका ड्यूटी बेस सरदार का, याद है कि नहीं है? रेगुलेशन नंबर कितना बताइए, ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार कितना है जी? 129। ड्यूटीज ऑफ सरदार 129 48। कितना होगा? अभी 47 बोल रहे कोई, कौन बोले 47? 48 बोला हूँ सर। गड़बड़ाइए मत, 40 से स्टार्ट किए। 40 में क्या है, वर्कर का है। हेलो, यस सर, यस सर, माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य। 41 में क्या है बताइए तो? किसमें सर? 41 में हाँ, सक्षम व्यक्तियों के कर्तव्य। सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य दिखा नहीं रहा, एक सेकंड। 42 में पदाधिकारी कर्तव्य। 42 में क्या हुआ? 42 में क्या हुआ बताइए? ऑफिशियल। ऑफिशियल। पदाधिकारियों। 43 में क्या होगा यस सर। बताइए? ये याद करने वाली चीज मैनेजर, मैनेजर। नंबरिंग के साथ याद करिए, मैनेजर। याद नहीं कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? 43 में क्या होगा बताइए? मैनेजर का। मैनेजर का। 44 में क्या है? सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी 45 ऑफिसर। असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर। बहुत अच्छा। 45 में आ जाएगा मैं 40 में, वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर। 45 में वेंटिलेशन। बुक से नहीं ओवरमैन। देख, याद है कि बुक से देख, ओवरमैन। बुक से देख रहे हैं, याद है? 48 में क्या है? नहीं सर, याद है सर, ये पद 48 में मानिक 48 सरदार। में सर अपना मानिक सरदार।
49 में क्या है शॉर्ट फायरर और सर 50 ये क्रम से एक सपोर्ट क्या में बोलते हैं पद के क्रम अनुसार है ना सर? पद के क्रम के अनुसार है। 50 के याद नहीं है सर। 40 सब व्यक्ति के लिए, एवरी पर्सन, जो भी आम आदमी जो एम्प्लॉयड होता है खदान में, उसका कर्तव्य के बारे में बोला गया है। 41 में क्या है, सक्षम व्यक्ति के बारे में है, ठीक है। 42 में क्या है, अब सक्षम व्यक्ति के बाद ऊपर उठिए कौन होगा, पदाधिकारी, ऑफिशियल्स, है कि नहीं है? 42 में ही होगा ना। हेलो, यस सर, हाँ सर। यस सर। 42 दोबारा लिखा गया, 43 में ही है। 43 में क्या है, मैनेजर। मैनेजर सबसे बड़ा। 44 में आ गया, मैनेजर के बाद कौन सा रहता है बताइए। सेफ्टी ऑफिसर। मैनेजर से छोटा सेफ्टी ऑफिसर रहता है। ठीक है, तो मैनेजर से जस्ट नीचे क्या हो गया, सेफ्टी ऑफिसर। उसके नीचे कौन रहता है, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर। 40। उससे नीचे कौन रहता है, वेंटिलेशन ऑफिसर। तो हो गया वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन। अपना ओवरमैन, ओवरमैन नहीं है क्या, ओवरमैन तो कुछ होता है ना, कुछ तो पद है उसका, इतना भी नहीं गिरा दीजिए कि उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, 47 अपना ओवरमैन आ गया। 48 में आ गया अपना सरदार, और सरदार के नीचे कौन रहेगा, शॉर्ट फायरर, और शॉर्ट फायर के नीचे कौन रहेगा, इक्विपमेंट। है कि नहीं, टिम्बर मिस्त्री सपोर्टमैन, जो भी बोलना, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए सबको। ठीक है, 40 से लेके ये याद कर लीजिए, एकदम जरूरी है, मतलब महा जरूरी बोल सकते हैं आप। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आम आदमी के लिए, ठीक है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए, ये ऑफिशियल्स के लिए, ये मैनेजर साहब हैं, ये सेफ्टी ऑफिसर हैं, ये है असिस्टेंट मैनेजर, ये है वेंटिलेशन ऑफिसर, ये है ओवरमैन, ये है सरदार जी, ये है अपना शॉर्ट फायरर, और ये कौन सा होगा जी, ये टिम्बर मिस्त्री, टीएम। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सर अपने सरदार के नाम के लिए इतना ही जरूरी है क्या हुआ, पढ़ना। ठीक है, इतना नंबर सरदार के एग्जाम के लिए सर इतना काफी है। हाँ, सरदार के एग्जाम के लिए ये नंबर कम से कम याद कर लीजिए, पूछ देता है नंबर, एटलीस्ट नंबर याद कर लीजिए आप। 48, 47, 49, 50 तो आपको याद करना ही चाहिए। 41, 42 जो रही है। तो एनीवेज अभी तो अभी रेगुलेशन आएंगे तो बताएंगे। तो अगर आप रेगुलेशन नंबर 48 डिस्कस करते, मतलब समझ देखते हैं ना, उसमें तो वहां पे वर्ड है कि जो सरदार है, जब खतरनाक काम होगा जैसे कि रूफ वॉल हटाना, उस समय वो जब तक रूफ वॉल हट रहा है और जब तक उस जगह में सपोर्ट नहीं लगता है तब तक वहीं पर रहेगा, है कि नहीं है, बताइए। रूफ वॉल क्लियर करवाना सरदार की जिम्मेदारी है, पता है। यस सर। और वहां पे सपोर्ट भी लगवाना सरदार की जिम्मेदारी है, और सरदार की जिम्मेदारी का मतलब ऐसा नहीं कि बोल के भाग गए, वहीं पे रहना है जब तक क्लियर नहीं होता रूफ वॉल, और सपोर्ट भी कराना वहीं पे रह के, यस अपनी सर। निजी देख रेख में वो काम कराना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियरिंग ऑफ हैवी रूफ वॉल। तो सच ओकेजन्स अराइज समटाइम्स इन इंडिया, ठीक है, ये ऐसा जो ओकेजन है कभी कभार ही होता है, पर मेरे माइंस में लगभग हर महीने में होता था। मेरे माइंस, मेरा जो माइंस अब बंद हो रहा है, मतलब फॉर्चुनेटली बंद हो रहा है, पर उस माइंस में लगभग स्टार्टिंग में जो हम लोग थे, हर महीने में एक फॉल देखना कंपलसरी था। आरएमआर सिर्फ उस समय 23 था, तो काफी सोच सकते हैं ना, काफी कौन सा श्रेणी में आएगा वो, पुअर में आएगा। पुअर आरएमआर था, तो पुअर आरएमआर हमको लगता है कि आप लोग कभी देखेंगे पुअर आरएमआर वाला माइंस, कभी गए हैं? हेलो, नो सर। नहीं गए ना, कभी जाने को मौका मिलेगा वहाँ पे हमेशा देखिएगा, अक्सर रूफ फॉल, ठीक है, का समस्या हमेशा बना रहेगा, क्योंकि कमजोर रहता है सब चीज। शेल इमिडिएट रूफ था, मतलब आए दिन, और वहां पे क्या है कि मतलब आप लैगिंग छोड़ ही नहीं सकते हैं, ब्लास्टिंग से पहले एकदम सटा के आपको रूफ वेल्डिंग करना ही पड़ता था। उसमें भी इतना फॉल होता था, हर महीने कुछ ना कुछ, और हमेशा सतर्क करना पड़ता था। सर उसको रैंक कौन सा देंगे? कौन सा, क्या रेंट देंगे? जैसे 1 to 5 तक में रैंक क्या देंगे? कभी कभी ले लेते हैं रैंक। यस सर। कौन सा रैंक, रैंक हम तो समझ नहीं रहे। रैंक 1, 2, 3, 4, 5 में क्या देंगे पुअर को? 5वां रैंक समझ नहीं रहे। जैसे कभी पूछ देते क्वेश्चन कि 0 से 20 तक है रैंक तो ऑफ आरएमआर, जी देखिए
रैंक जो होता है ना, ठीक है, वो जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, वेरी पुअर का रैंक कितना है? 5। 5। फिर उसके बाद वो अपना आता है धीरे धीरे 5 से कम होते होते आता है इस तरह से। तो वो पुअर, रैंक, फेयर, गुड, वेरी गुड। हाँ, तो अपोजिट चलता है वो। ये होगा 4 रैंक। ठीक है, तो ये Yes, देखिए sir. लिखा हुआ है कि जो ऐसा ओकेजन है, ऐसा जो घटना होता है, कभी कभारी होता है, समटाइम्स इन इंडिया, as a result of roof fall, haulage ropes and cables may be buried, and if the debris blocks up the roadway right up to the roof, ventilation is affected if there is no other path for ventilating air. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा जो ओकेजन, पहला बात तो बहुत रेयर होता है। रेयर मतलब कभी कभी होता है, ऐसे नहीं रेयर हो सकते। कुछ कुछ माइंस है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट अच्छे से नहीं करे तो एकदम और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट तो आपको ज्यादा अच्छे से देखना पड़ता, करना पड़ता है। तो जब ये रूफ फॉल होता है ना, तो रूफ फॉल के कारण क्या हो सकता है, मान के चलिए केबल वगैरह दब गया, हॉलेज रास्ता कहीं दब गया। अगर मान के चलिए हॉलेज वाला कोई रास्ता रास्ता था, वहां पे पहले से ही हॉलेज रो पहले से लगा हुआ था, तो पूरा केबल, पूरा रास्ता सब दब जाता था। ब्यूरिड का मतलब होता है बरीड, सॉरी, बरीड का मतलब होता है दब जाना। तो सारा अपना हॉलेज रास्ता, केबल सब दब जाता था। इफ द डेब्रिस ब्लॉक अप द रोडवे राइट अप टू द रूफ, वेंटिलेशन इज अफेक्टेड। अगर जो है मेरा जो मलबा है ब्लॉक से, जो मेरा रूफ फॉल हुआ है ना, अगर वो पूरा रूफ तक भर गया है, राइट अप टू द रूफ का मतलब क्या है, पूरा गैलरी अगर भर गई है उस पूरे मलबे से, तो वेंटिलेशन भी अफेक्ट हो सकता है, अगर कोई दूसरा पाथ मेरे पास नहीं है हवा को वेंटिलेट करने के लिए। ये पूरा मेरे इंटेक एयरवे दो देते हैं ना जी, इनकेस अगर मान के चलिए एक ऐसा ब्लॉक भी हो गया ना, तब भी मेरा जो फ्रेश एयर है वो वर्किंग्स में जाता रहे। पता चला एक ही अगर रास्ता दे देता है, वो गलती से उसमें फॉल हो गया और अंदर में आदमी है, पहले सोचिए कहीं से बाहर आएगा, बाहर में छोड़ दीजिए, हवा वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पूरा वेंटिलेशन ठप, आदमी आना जाना नहीं कर पाएगा। इसलिए कम से कम 2 रास्ते तो देते ही हैं। ये सर प्रॉब्लम यही अगर फॉल रिटर्न रास्ते में हो जाए तो फिर हवा कैसे निकलेगा? हवा कैसे निकलेगा, तो वही बता रहे हैं ना, हवा ही निकलेगा। कैसे पता चलेगा कि रिटर्न में जाते जल्दी है नहीं, ये कैसे पता चलेगा रिटर्न में लोकल फॉल हो गया? तो फिर वहां देखिएगा कि वाटर गेज जो है ना वो ज्यादा दिखने लगेगा। क्वेश्चन भी आता है, ये सवाल कई बार आया है कि इफ क्वेश्चन आता है ऐसे कि इफ रूफ फॉल टेक्स प्लेस इन द रिटर्न एयरवे विच ऑफ द फॉलोइंग में बी डिटेक्टेड। ऑप्शन नंबर ए रहेगा वाटर गॉज इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर बी वाटर गॉज डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन अनचेंज्ड, या ऑप्शन नंबर ई नॉट अफेक्टेड। ऐसा तो आंसर क्या होता है? इंक्रीज। समझ गए? इंक्रीज हो जाता है उस समय वाटर का। बताएंगे जब वेंटिलेशन पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे वो सब चीज क्यों कैसे हो रहा है। पर फिलहाल के लिए यही जान लीजिए वाटर गेज बढ़ जाएगा अगर इनकेस लो आपका रूफ फॉल हो गया है इनटेक हवा रास्ते में। सर जैसे वाटर गेज बढ़ रहा है, मतलब वहां दबाव ज्यादा मिल रहा है सर। दबाव ज्यादा, एक तरह दबाव ज्यादा का मतलब नहीं है। वाटर गेज का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में पंखा अंडरग्राउंड का दबाव उत्पन्न कर रहा है। वैसे हम तो बताना चाहते हैं, पर क्या है कि फिर क्लास ही माई सपोर्ट का है और फिर वेंटिलेशन हो जाएंगे, वो चीज हमको यस सर, बताएंगे यस सर। रहे अपने आप को। ठीक है, अब हमको भी मन है कि बताएं, आपको मन में डाउट नहीं रहेगा। हम अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि फिर अब थोड़ा सा ना हर थोड़ा चीज में टॉपिक से बाहर हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा यस सा सर, हम रोक रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट वो चीज सेशन में सर। सेशन में या सॉरी इंग्लिश में बताएंगे तो बता ही देंगे उसको हम। इफ द रोडवे इज ओनली द एक्सेस टू द इन बाय वर्किंग आर स्टैंडर्ड, यही चीज हम आपको बताएं कि अगर रास्ता यही आने जाने का है, जो अंदर वाले जो वर्कर है ना, भाई वर्किंग मैन का मतलब क्या हुआ, जो अंदर काम करेंगे वो आर स्टैंडर्ड, वहीं पे फंस जाएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कम से कम 2 तो देना ही चाहिए इनटेक हवा रास्ता। इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू क्लियर अप द फॉल, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि ये जो फॉल हुआ है उसको जल्दी से स्पीडली क्लियर अप किया जाए, साफ किया जाए, हटाया जाए। एंड ओनली एक्सपीरियंस टिम्बरमैन शुड बी इंटरेस्टेड विद द जॉब, और सिर्फ जो अनुभवी टिम्बर मिस्त्री जो लोग हैं, लकड़ी वाला जो आदमी काम करता है टिम्बर मिस्त्री, वही सब बोल दें। ठीक है, सपोर्ट मैन जो हो गया, वही सब पे ये सब काम जो है सौंपना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन एक्सपीरियंस आदमी को भेज दें, उसको तो डर लगेगा पहले बात वहां जाने में ही कि कभी कुछ भी हो सकता है।
और सबसे इसके बाद क्या करना चाहिए, ये चीज समझ में आ गया कि जो एक्सपीरियंस आदमी है, पहले तो ये हम लोग जान लेंगे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, पूरा जो सामान है दब सकता है कि नहीं है। अगर पूरा रास्ता में पूरा मलबा भर गया तो पूरा वेंटिलेशन चौपट, अंदर के आदमी इनबाई वर्कर जो हैं वो सीधा भटक मतलब फंस जाएंगे। तो ये सब जरूरी है कि हमको इसलिए जरूरी है कि जो फॉल है उसको जल्दी जल्दी हटाएं। इसके लिए हमको एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। दूसरा चीज जो हमको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई केबल वगैरह दबा है, तो सबसे पहला जो काम हम लोग का होगा कि दबा हुआ केबल का जो पावर है उसको क्या किया, स्विच ऑफ कर लीजिए, है कि नहीं। पावर ऑफ नहीं कीजिएगा, दबा हुआ केबल है, वर्कर को भेज दिए फॉल हटाने के लिए, पता चला करंट आदमी करंट लगा आदमी मर गया, है कि नहीं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन ऑल सच केसेस वेयर द रूफ फॉल हैज टू बी क्लियर्ड अप, द वर्क मस्ट बी always be done from a safe place, and as the debris is cleared, supports shall be set so that the place outby is always free from danger। वही बोला गया है कि जो जितना भी केसेस होता है रूफ फॉल का, वहां पर जो आप फॉल क्लियर कर रहे हैं, तो जो फॉल क्लियर कर रहे हैं ना, हमेशा सेफ डिस्टेंस पे खड़े रह के ही कीजिए। ऐसा नहीं कि मान के चलिए फॉल यहाँ हो गया है, ठीक है, सॉरी, इस तरह का फॉल यहाँ हो गया है, अब पूरा जो ड्रेनेज प्लेस है यहाँ पे जाके वहाँ पूरा काम पहले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले यहाँ खड़ा रहिए, यहाँ से ही पहले इसको क्लियर कीजिए, इसको क्लियर करते करते ऐसे आगे बढ़िए, फिर ऐसे आगे बढ़िए, फिर इस तरह से सपोर्ट करना है। ऐसे भी नहीं हटा के पूरा हटाते ही जाना है, हटाना है सपोर्ट करना है, हटाना है सपोर्ट करना है, हटाना है सपोर्ट करना है, इस तरह से आपको हटा हटा के सपोर्ट करते करते जाना है। ये सब चीज बोला गया है, ठीक है। इन फिगर सेट्स ऑफ प्रॉप्स एंड बार्स erected at A, B, C after dressing loose roof rock and the approaches to the fall made safe। ये 9.12 कौन है जी, 9.12 देखिए कहाँ गया, ये है, ठीक है, 1.2 9.12 ये है। तो ये बोला गया है कि the sets of props and bars erected at A, B, C, मान के चलिए फॉल इधर हुआ था ना, फॉल इधर हुआ था, हम लोग आ रहे थे इधर से, तो पहले यहाँ पे सपोर्ट लगा दिए, किनारे पे सपोर्ट आना बहुत जरूरी है। फॉल हुआ तो इधर भी फॉल हो सकता है। वही बोला गया है कि पहले तो ड्रेसिंग वेसिंग करा के हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लगाते गए, ड्रेसिंग करा के सपोर्ट लगाते गए, ठीक है, और पहुंच गए कहाँ पे, डी तक। डी में पहुंचे, फिर हम लोग कॉक्स, क्योंकि वहाँ पे फॉल हो गया तो क्या होगा, हाइट ज्यादा बढ़ गया होगा, फिर हमको वहाँ पे कॉक्स वगैरह लगाना पड़ेगा, तो कॉक्स वगैरह हम लोग लगा दिए, मलबा थोड़ा हटा रहे हैं। फिर स्टैंडिंग एट द सेफ प्लेस नियर द कॉक्स, द लूजन और हैंगिंग पीसेस ऑफ द रूफ आर ड्रेस्ड डाउन विद द टिम्बर विद द बंटन। अब इस जगह पे जहाँ कॉक लगा दिए वहाँ पे खड़ा रहना है, और जो भी हैंगिंग पोर्शन है, जो भी लटका हुआ भाग जो रूफ में दिख रहा होगा यहाँ पे, वो सबको क्या करना है, गिरा देना है बंटन की मदद से, ठीक है। टिम्बर मिस्त्री करेगा, लेकिन कहाँ पे रखे, सेफ जगह यहाँ पे रखे, कॉक के नजदीक में रखे करेगा, ऐसे नहीं कि बहुत आगे चला जाएगा बिना सपोर्ट के। द डेब्रिस of the roof wall is then removed by workers and packed up in the nearby galleries। जो भी मलबा रूफ वॉल का जो रहेगा उसको वर्कर के द्वारा ड्रेसिंग वेसिंग करने के बाद, सपोर्ट करने के बाद उसको हटा लिया जाएगा, और बगल की गैलरीज में अगर है मौजूद तो वहां पे पैक कर दिया जाएगा। क्यों किया जाए, क्योंकि हमको स्पीड इज एसेंशियल, हमको जल्दी हटाना है कि नहीं है। अब पता चला कि मान के चलिए सोचिएगा कि वहां पे कोयला है कि नहीं, वहां पे कोयला है, कोयला को हमको सबसे पहले सरफेस भेजना है, तो पहले क्या किए, कोयला निकाल के लोडिंग करवा रहे हैं, फिर वो जा रहा है कन्वेयर या किसी टब के माध्यम से, तो फिर हो गया। मेरा सबसे प्राथमिकता काम क्या है कि रूफ फॉल को स्पीडली जो क्लियर करना, यही मेरा काम है ना। तो स्पीड में कब करेंगे, जब जल्दी जल्दी मेरा माल जो है गिरा वो हटेगा कब, जब बगल में जल्दी से जल्दी हम लोग उसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे या रख देंगे। खाली जितना करते जाए जगह पे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही बोला गया कि इट मे बी पैक्ड अलोंग द साइड्स ऑफ द हॉलेज रोड इटसेल्फ, या फिर हो सकता है कि इसका जो साइड्स होगा इस रास्ता का, हॉलेज रास्ता यहाँ पे दिखाया गया, तो उसके साइड्स में ही हम लोग क्या करें, डंप करते जाएं। Temporary props, the thick and wide sole plates and top plates are erected on the debris to support the roof temporarily for a safety of debris cleaning। Temporary props को हम लोग खड़ा कर सकते हैं with thick and wide sole plate and top plates erected on the debris। तो बोला गया है कि जो अपना सपोर्ट्स है, तो उसके लिए हम लोग प्रॉप लगा सकते हैं, चौड़ा सोल प्लेट्स वगैरह, एंड टॉप प्लेट्स आर इरेक्टेड ऑन डेब्रिस। क्या होता है कि जो मलबा है, मलबा में हाइट वगैरह नहीं पहुंच रहा है, तो प्लेट्स वगैरह इस तरह से
सोल प्लेट्स वगैरह लगा के, टॉप प्लेट्स वगैरह लगा के इसमें खड़े रखकर जो आदमी पहुंच सके ना रूफ में, ठीक है, वहां पे रख के जो भी है सपोर्ट कर दे, और फिर वहां पे जो हटा के सारा वर्कर जो है वो माल वगैरह हटा ले, ये सब करना है। द रोडवे इज थस पार्शली क्लियर्ड सो एज टू एस्टैब्लिश वेंटिलेशन एंड टू रिमूव द ट्रैपमेंट। और उसके बाद आधा अधूरा क्या करें, आधा जो मेरा है, मेरा जो रूफ वॉल है उसको हटा लेंगे। उसके बाद हटाने के बाद हमको वेंटिलेशन ठीक करना है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा घर मतलब अंदर में अगर आदमी है उसको हटाना है ना जी, मतलब बाहर निकालना है, तो सबसे पहले तो वेंटिलेशन भी देखना होगा। तो जैसे ही मेरा आधा हटा, पास चली अगर क्लियर हुआ, तो फिर हम लोग वेंटिलेशन ठीक करेंगे और आदमी को निकालने की कोशिश करेंगे जो कि अंदर फंसे हुए हैं। इफ द हॉलेज रोप इज फ्रीड बाय क्लियरिंग द डेब्रिस, इट बी यूज्ड फॉर एक्सपीडिएटिंग द ऑपरेशन बाय लोडिंग डेब्रिस इन टब्स। ठीक है, अगर मेरा हॉलेज रास्ता जो है ठीक हो गया है, तो जो हम लोग डेब्रीज हैं मतलब मलबा जो हटाने का कार्य है उसको तेज गति में हम लोग कर सकते हैं बाय लोडिंग द डेब्रिज इन द टब, यानी टब में जो भी माल है उसको लोड करके जो सीधा घिसते जा रहे हैं बाहर कहीं, ठीक है, तुरंत तुरंत जो है एक ही बार में क्या हुआ टब्स में डालते जा रहे हैं, बगल में है, और सारा माल को जल्दी जल्दी निकालते जा रहे हैं। The temporary supports are then replaced by permanent ones like cogs and bars for at least 15 meter on all sides of the junction. जो टेम्पररी सपोर्ट हम लोग शुरुआत में लगाए थे उसको रिप्लेस करना है बाय परमानेंट सपोर्ट। परमानेंट सपोर्ट क्या देंगे, कॉक्स का देंगे, बार्स का देंगे, क्रॉस बार और कॉक्स का कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग सपोर्ट देंगे। और ये कहाँ होगा, जंक्शन जहाँ पे फॉल वगैरह हुआ है उसके 15 मीटर के पूरा रेडियस में पूरा हम लोग को ये सारा सपोर्ट देना है। The place is important and the life of the railway justifies the expenditure. The place will be supported by brick wall over which girder and corrugated galvanized sheets are placed. देखिए, अगर मेरा एक्सपेंडिचर जस्टिफाई होता है, मतलब कहने का मतलब है कि मेरे पास पैसा है, ठीक है, पैसा इन द सेंस कि वहाँ पे पैसा ऐसा लगाएं कि उसको रिकवर करो। ऐसा नहीं कि मान के चलिए एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं कर रहा और पूरा खर्चा कर दिए सपोर्ट करने के लिए, मतलब एक्सपेंडिचर अलाउ करना चाहिए कि वो जो रास्ता है वो परमानेंट नेचर का है। और मान चलिए कोई टेम्पररी नेचर का रास्ता है, टेम्पररी नेचर का रास्ता है, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सपेंडिचर ना करे तो वहाँ नहीं करेंगे। लेकिन कोई परमानेंट नेचर का रास्ता है क्योंकि वो पूरा जिंदगी भर मतलब खदान की जब तक लाइफ है तब तक इस्तेमाल होना है, तो वहां पर क्या करेंगे कि ब्रिक वॉल सपोर्ट कर देंगे। ब्रिक वॉल समझ रहे हैं, ईटा का गाथनी दोनों साइड्स में कर देंगे, उसके ऊपर स्टील का गडर रख देंगे, और स्टील के गडर ऊपर क्या कर देंगे, सीजीआई सीट्स होता है ना, कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट्स, उसको उसके ऊपर रख देंगे। और जो कैविटी होगा सीजीआई और सीट्स के बीच में उसको क्या करेंगे, बॉयलर एस कॉक्स में बी इरेक्टेड ओवर द सीजीआई सीट टू सपोर्ट द रूफ ओवर। जो अभी आपको पिक्चर दिखाया था ना, याद कीजिए। हेलो हेलो, यस जो आपको पिक्चर दिखाया तो क्या किया Yes, था, sir. गडर के ऊपर कैसे वो कॉग लगा दिया था, है कि नहीं है। तो ऐसा ही कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मान के चलिए यहाँ पे पहले क्या दिए थे, यहाँ पे पहले हम लोग दिए हैं, पहले तो ब्रिक वॉल बना दिए हैं, बी वॉल हो गया, वॉल के ऊपर क्या कर दिए हैं, गडर डाल दिए, गडर है, ठीक है, पूरा फॉल वाला जगह है। गडर के ऊपर क्या कर सकते हैं, ये जो गडर और रूफ, गडर के ऊपर फिर क्या करना है, गडर एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है गडर एंड कोरुगेटेड आर प्लेस्ड। अब ये गडर के ऊपर क्या कर दीजिए, सीजीआई, सीजीआई ग्राफिक्स नहीं, मतलब कोरुगेटेड आयरन शीट्स वाला सीजीआई, ठीक है, उसको प्लेस कर दिए। अब इसके बीच में जो गैप है, या तो यहाँ पे कॉग लगा दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप इस जगह को जो रूफ और सीजीआई के बीच में है उसको बॉयलर यानी एस छाई से पैक कर दीजिए। ठीक है, तो जो हम आपको पिक्चर दिखाए तो उसमें क्या हुआ था, कॉक से क्या हुआ था, देखे थे कि नहीं दिखे थे, वहां पे भी फॉलो हुआ था। समझ में आ रहा है, जो आपको जगह दिखाए थे ना वहाँ फॉलो थे, फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा रिलेट कर पाइएगा। Recording stopped. पर वहां पे क्या है, ब्रिक वॉल नहीं किया गया था, वहां पे साइड जो है ना मजबूत था, तो वहां पे गर्डर सीधा लगा दिया गया था। उफ, यहाँ पे होगा पिक्चर आ गया जी। पिक्चर ओपन द फाइल लोकेशन।
share the screen. Okay, you can't start while. अच्छा, दिख रहा है? इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। वहाँ हम क्या बोले थे? वहाँ हम बोले थे कि अगर साइड में जोड़ी हो, एक सेकेंड प्रायोरिटेशन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, थोड़ा समझ पाइए। Recording in progress. हमको क्या बोले थे कि अगर यहाँ पे अगर कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि साइड में ब्रिक वॉल लगा दीजिए, इस तरह से ईटा का गांथनी कर सकते हैं ना जी, दीवार खड़ा कर सकते हैं पूरा लंबा, है कि नहीं है? हो जाएगा ना, इधर इधर पूरा साइड में आ गया। इधर भी कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्या कर दिए, गर्डर लगा दिए। यहाँ पे गर्डर कैसे लगाया गया है? कोई ब्रिक वॉल नहीं किया गया, यहाँ पे सीधा गड्ढा करके उसके ठीक है अंदर क्या कर दिया गया है, गर्डर लगा दिए। दिख रहे हैं, गर्डर लगा दिए हैं, है कि नहीं है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा जूम करके। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये है CGI शीट्स। दिख रहा है ये वाला? दिख रहा नहीं ये वाला चीज? ये वाला चीज दिख रहा है? ये क्या है? CGI शीट्स है। अब इसके और ये जो अपना रूफ है, ये फॉलोअर जगह हुआ है, देख रहे हैं ना, काफी ज्यादा गैलरी ऊंचा हो गया है। इसके बीच में आप तो छाई भर दीजिए, नहीं तो कॉक्स वगैरह दिख रहा है ना, इस तरह से कॉक्स वगैरह डाल के सपोर्ट कर दीजिए। ये फॉल वाली जगह था, समझ में आ रहा है? समझ में आया? छाई मतलब क्या बोले? छाई क्या होता है सर? छाई छाई नहीं जानते? ऐश कोई बताइए जी, किसी को पता है अच्छा तो? बॉयलर राख। यस सर, राख राख समझ गए सर। छाई अब राख बोलते हैं ना, छाई बोलते हैं हम, इसलिए अब थोड़ा यही समझ पाए होंगे। नहीं, चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े। इसमें थोड़ा काफी टाइम भी लगता है, ये फॉल वाली जगह ही है, वैसा अच्छा कि हम फोटो ही ले ली समझाने के लिए आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सिस्टमैटिक टिम्बरिंग। टाइम क्या हो गया, थोड़ा सा मिल सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? नो सर। यस सर, यस। नेक्स्ट आते हैं सिस्टमैटिक टिम्बरिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक टिम्बरिंग। तो यहाँ पे देखिए सिस्टमैटिक टिम्बरिंग वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पे? is the term used for erecting supports in such manner that the distance between supports are according to specified pattern as laid down by the manager and approved by the Directorate of Mine Safety। Directorate of Mine Safety मतलब होता है DMS, मतलब रीजन इंस्पेक्टर। सिस्टमैटिक टिम्बरिंग जो है एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि सपोर्ट इस तरह से, इस प्रकार से, इस तरीके से खड़ा करना कि सपोर्ट्स के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है सपोर्ट्स के बीच में दूरी, वो मैनेजर द्वारा निर्धारित प्रकार का जो पैटर्न है उसके अनुसार हो, जिसे रीजन इंस्पेक्टर ने अप्रूव किया है, उसके बारे में बताया गया। तो मतलब सिस्टमैटिक टिम्बरिंग एक तरह का क्या सपोर्ट रिलेटेड है, इस तरह सपोर्ट रिलेटेड है कि इसमें क्या हो कि दो सपोर्ट के बीच में कितना दूरी है वो भी इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, और ये जो है कौन तय करेगा, ये मैनेजर ही बनाएंगे पैटर्न, उसके हिसाब से हम लोग को सपोर्ट लगाना है, जो कि DMS यानी इंस्पेक्टर अप्रूव करता है।
वैसे आजकल तो ये सब चीज है नहीं, अभी तो आ गया स्कैम। स्कैम के अनुसार ही सारा चीज में होता है, सपोर्ट हम लोग उसी के अनुसार लगाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट इसमें मेंशन रहता है, सपोर्ट का पूरा स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे होता है। सिस्टमैटिक टिम्बरिंग इज एसेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोर्ड एंड प्लेन। सर बोलिए। स्कैम्प और एसएसआर में मेन डिफरेंस क्या था सर? स्कैम्प एंड एसएसआर में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि एसएसआर डज नॉट डील अबाउट स्टार्टा मॉनिटरिंग। ठीक है, स्टार्टा मॉनिटरिंग के बारे में इसमें कोई प्रोविजंस है ही नहीं था, लेकिन स्कैम में स्टार्टा का मॉनिटरिंग के बारे में भी प्रोविजन है कि स्टार्टा मॉनिटर करना। तो स्टार्टा मॉनिटर का मतलब डायलेशन आप मॉनिटर कीजिए, टेल्टन लगा दीजिए, बोर्ड एक्सपेंसोमीटर लगा दीजिए, कन्वर्जेंस मीटर लगा दीजिए, ताकि आप स्टार्टा का जो मॉनिटरिंग है वो भी कर सके। तो ये स्टार्टा मॉनिटरिंग जो चीज है ना, वो पहले एसएसआर में नहीं था। सिस्टमेटिक सपोर्ट, बस सपोर्ट लगा दीजिए, खत्म। यहाँ सपोर्ट लगाए भी हैं और क्या है, मॉनिटर भी कर रहे हैं, सब कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल के यहाँ मतलब हो गया कि सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल का मतलब सपोर्ट, और मॉनिटरिंग स्टार्टा का मतलब हो गया कि इसमें देख रहे हैं स्टार्टा का बिहेवियर, कि झुक रहा है, यस सर। क्या हो रहा है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। समझ में आया? तो लिखा हो ना मॉनिटरिंग ऑफ सपोर्ट यस वगैरह, सर। ये सब चीज है कि नहीं है, तो वो सब चीज यहाँ पे यस इंक्लूड सर। स्कैम में। So systematic timbering is essential in the district of wood and pillar workings, where splitting of pillars or deplaning is going on every long wall face, in every disturb or cross ground and other places where the DGMS may so direct। वैसे तो इसको पढ़ने का जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे स्कैम, तो ये सब चीज का कोई वैल्यू है नहीं। सी सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल के बारे में ही बता रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, इसको भूल के आपको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको ऐसा काट दीजिए अपने बुक में और यहाँ पे बगल में लिख दीजिए रीड रेगुलेशन नंबर 123। ठीक है, ये आपको भी ऐसा करना है, कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का, और इसमें सारी बातें जो हैं अभी के हिसाब से तो अब गलत हो गई हैं। विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट्स, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। When props, bars or cogs have to be withdrawn, it is prohibited by law to withdraw them by hammering। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि सपोर्ट का विथड्रॉल हथौड़ी मार के तो नहीं कर सकते हैं। प्रॉप लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि प्रॉप निकालना है, बगल में गए हथौड़ी पकड़ के दे मारे, पूरा दे मार के उसको गिरा के उसको रिकवर कर रहे हैं। दिस इज वेरी डेंजरस। ठीक है, ऐसा करने से आपको चोट भी लग सकती है। तो हैमरिंग करके सपोर्ट निकालना, प्रॉप्स निकालना, बार्स निकालना, कॉक, ये चीप चीजें, ठीक है, ये सब चीजें है ना, प्रॉप्स बार्स एंड कॉक्स को हैमरिंग करके निकालना इज इलीगल। ठीक है, प्रोहिबिटेड, गैर कानूनी है, और इससे आपको तो सेफ्टी तो आपको जारी ही चाहिए है। रेगुलेशन में भी प्रोविजंस है, यहाँ तक कि सरदार का ये कर्तव्य भी है कि वो इंश्योर करे कि जो प्रॉप निकाला जा रहा है ना, वो सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉअर की मदद से निकाला जा रहा है कि नहीं। रेगुलेशन 48 में पढ़े भी होंगे आप। सरदार इंश्योर करता है कि नहीं कर रहा है कि सपोर्ट्स एक उचित प्रॉप विथड्रॉअर की मदद से ही निकाला जाए, है कि नहीं है? रेगुलेशन 48 में है कि नहीं है? याद नहीं है किसी को? है सर। यही बोला गया है कि जो भी सपोर्ट्स वगैरह निकालना है, जैसे कि प्रॉप्स, बार्स एंड कॉक्स, तो उसके लिए एक सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉअर है, सुरक्षित प्रॉप निकालने का एक औजार है, जिसका नाम है सिल्वेस्टर प्रॉप विथड्रॉअर। चेन सिल्वेस्टर प्रॉप विथड्रॉअर इसका पूरा नाम होगा, इसको सिल्वेस्टर प्रॉप विथड्रॉअर भी बोल सकते हैं। इट इज एन एडवांटेज टू फिक्स द चेन सी ऑन द प्रॉप पी जी इन सच मैनर। कहाँ गया सी एंड जी, कुछ दिखाई नहीं है ये लोग। एनीवेज, हम सपोर्ट निकालने का एक तो मेरे पास है पीडीएफ, आपको पिक्चर दिखा देंगे, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज छोड़ देते हैं। इन डिप्लेरिंग एरियाज, मतलब समझ लीजिए कि ये जो प्रॉप निकालने का जो कार्य है वो हम लोग सिलेस्टर चेन मशीन की मदद से ही करते हैं। ठीक है, डिप्लेरिंग वगैरह लेंथ में ये सब चीजें वेदर रूप इज हाई सुटेबल पीसेस। इसको ना हम एक फाइल से समझाते, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हम पॉज कर दे रहे हैं। Recording stopped. मेरे पास एक था,
दिख रहा है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है सर। हाँ कर रहे थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ जी ये सही है। Recording in progress. करीब क्षेत्र में देखिए ये है चेन सिल्वेस्टर मशीन या फिर प्रॉप सिल्वेस्टर विद्रॉल, सिल्वेस्टर प्रॉप विद्रॉल भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में कुछ इस तरह ही दिखता है। कोई देखे इसको एक्चुअल में? हेलो, एक्चुअल में कोई किसी को देखे हैं ऐसा कुछ? देखे हैं माइस में, रिपेयरिंग वाले माइस में कभी गए हैं? देखे देखे हैं ऐसा हूबहू? हाँ सर देखिए। ये है सिल्वेस्टर प्रॉप विद्रॉल और इसका वर्किंग प्रिंसिपल याद, बस नाम याद कीजिए, रैक एंड पिनियन होता है। रैक एंड पिनियन, है रैक एंड पिनियन मेथड पे ये, सॉरी प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, इसके सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक विशेष प्रकार का क्या है? विद्रॉवर है। विद्रॉवर क्या है? विशेष प्रकार का ही है ये। स्पेशली सुटेबल फॉर यूज टू विद्रॉ प्रॉप एंड कॉग इन अंडरग्राउंड माइंस। विशेष तरह का एक विद्रॉवर है, सपोर्ट निकालने वाला एक टूल है, जिसकी मदद से हम लोग कॉग या प्रॉप भूमिगत खदान से निकालते हैं। देख रहे हैं एक तरह का ये है, देख रहे हैं एक चेन वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। इधर का कोई प्रॉप है जिसको निकाला जा रहा है, सपोज ये प्रॉप है, इसको निकाला जा रहा है ना, तो ये देखिए इसका चेन लगा हुआ है यहाँ पे, ये चेन है इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये मशीन है, एक और चेन इधर से इसको एंकरिंग करके रखा हुआ है, और ये देखिए ये है इसका, इसको आगे पीछे कर रहा होगा, ऐसे या ऐसे, पीछे आगे पीछे, ऐसे करते करते ये जो है प्रॉप ये गिर जाता है। थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर फिर से बताइए ना सर एक बार। देखिए ये प्रॉप को निकाल रहा है, ये यहाँ है प्रॉप जिसको निकाला जा रहा है। इससे कनेक्टेड क्या है? चेन है, इसका चेन रहता है इसमें जोड़ा, देखे था ना डायग्राम में चेन, इसमें देखिए दो चेन था, देख रहे हैं? दो हुक था, एक देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है कि नहीं? एक एंकरिंग के लिए होता है, ये एंकरिंग चेन है। निकालते सर उसी टाइप का रहता है क्या? और ये है निकालने वाला, ये जिसको निकालना ये लंबा होता है, दिस इज लॉन्गर देन दिस वन। इसका इस्तेमाल हम लोग जो करेंगे ना, वो प्रॉप, जिस भी प्रॉप को निकालना है उस प्रॉप में ही लपेटेंगे इस चेन को। और ये वाला एंकरिंग के लिए, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, ठीक है, वहां वहां जहाँ पे मशीन का इस्तेमाल करें वहां पे, नहीं तो पता चला खींच रहे हैं और इसको नहीं करेंगे तो हम ही खिंचा देंगे उस प्रॉप की तरफ, है कि नहीं है? तो इधर से इसको पूरा टाइट करके रखेगा प्रॉप में, प्रॉप में भी इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये एंकर करके रखता है इस मशीन को, तो ये मशीन आगे नहीं जाने देता है। फिर ये क्या, चेन ऐसे से आगे पीछे खींचेगा तो ये चेन पीछे आएगा और ये जो प्रॉप है गिर जाएगा। थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा मोड़ा भी समझ में आएगा, धीरे धीरे करके समझ, थोड़ा कुछ भी समझ में आया? हाँ सर आ गया। पहला तो समझ में आ गया, दो चेन यहाँ पे दिख रहा है, एक निकालने के लिए और एक एंकरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख लिए, ये देखिए ये जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चेन जो है ये निकालने वाला चेन है, और इधर से देखिए ये जो चेन लगा हुआ है पीछे प्रॉप में, ये एंकरिंग वाला चेन है। और ये देखिए ये इसका हैंडल है जिसको ऊपर आगे टू एंड फ्रो, जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मूव करके ये जो आदमी है सपोर्ट जो है खोल रहा है। चलिए थोड़ा सा और पीछे आगे आ जाते हैं। जिस इस तरह से ये डायग्राम होता है, डायग्राम के पीछे जानेंगे नहीं हम लोग, इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन फीचर्स एंड डायग्राम होता है। लॉन्ग पिन, शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन। शॉर्ट चेन आपको पता है आपका क्या है? वो एंकरिंग के लिए, लॉन्ग चेन प्रॉप निकालने के लिए। शॉर्ट कॉम्ब है, रैचेट है। स्पेसिफिकेशन में भी छोड़ सकते हैं आप, 15 kg के आसपास इसका वेट होता है। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से देखिए ये तो बहुत ही पतला सिम है, वहां पे बैठ के निकालना पड़ रहा है, दिख रहा है? हेलो, ये इसका हैंडल है। यस सर। ठीक है, ये देखिए इसका हैंडल है यहाँ पे, ये देखिए बैठ के ये पूरा आराम से खींच रहा है। पेन में ले लेते हैं।
हैंडल है, ये छोटा चेन है, शॉर्ट चेन है, ये दिख रहा है, ये प्रॉप में ही लगा हुआ है, और ये जिसको निकाल रहे उधर, ठीक है। तो सवाल नीचे आते हैं, प्लेसेस वेयर इट इज टू बी यूज्ड। तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ कॉर्नर प्रॉप लगेगा, जहाँ जहाँ हमको रिपेयरिंग एरिया में प्रॉप निकालना होगा वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, गोफ एरिया में, एट कम्प्लीटली एक्सट्रैक्टेड साइट, जहाँ पे सारा निष्कासन को लगा निकाल चुके हैं वहाँ पे, एट रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया, अगर कोई सील्ड ऑफ एरिया था उसको रीओपन कर रहे हैं तो वहां पर भी हम ठीक है इस्तेमाल करेंगे, सपोर्ट को गिरा के नया सपोर्ट लगाने का कार्य वगैरह करेंगे इसमें। वर्किंग प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिए हैं, रैक एंड पिनियन के ऊपर आधारित होता है, रैक एंड पिनियन, ये याद रखिएगा, रैक एंड पिनियन। बिफोर विथड्रॉल ऑपरेशन सबसे पहला चीज आपको देखना है कि मेरे पास स्पेयर पार्ट है कि नहीं, चेन का स्पेयर चेन एक्स्ट्रा मेरे पास चेन है कि नहीं है। अटैच द स्पेयर चेन टू द नेक्स्ट प्रॉप टू बी विथड्रॉन, ठीक है। दो दो मेरे पास एक चेन होना चाहिए, एक चेन तो अब देखिए एक सेट में 2 चेन लगा रहता है, पता है ना, ये मशीन है तो एक इधर चेन एक इधर चेन रहता है ना जी, एक एक्स्ट्रा मेरे पास चेन रहना चाहिए, मतलब ये चेन तो हम इस्तेमाल कर दी इस प्रॉप में, अगला जिस भी प्रॉप को हम निकालने वाले हैं ना तो उस प्रॉप में ये चेन पहले से ही डाला हुआ होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्पेयर चेन, एक्स्ट्रा चेन। समझ में आ रहा है ना, ये सब चेन अटैच कर सकते हैं इस मशीन पे, रीअटैच कर सकते हैं। तो 2 चेन तो रहता ही है, एक बार जब भी आप काम कीजिएगा तो 2 चेन तो लगेगा, एक आगे लगेगा जो सपोर्ट को खोलेगा, एक पीछे लगेगा जो एंकरिंग का होगा, प्लस आप एक्स्ट्रा एक और चेन रखिएगा, उसको बोलेंगे स्पेयर चेन, वो अगला प्रॉप जिसको निकालने वाले हैं ना उस पर वो पूरा बांध के रखिएगा, ताकि निकालने के बाद दोबारा ना आपको जाना पड़े, है कि नहीं है। स्टार्ट विद राउंड द मोस्ट रिमोट प्रॉप एंड देन द अदर्स इन टर्न वर्किंग टुवर्ड द सेफ रूफ एट ऑल टाइम्स। जो सबसे पीछे है ना, सबसे मोस्ट रिमोट है प्रॉप का मतलब वो सबसे पीछे वाला जो प्रॉप है उसके उससे स्टार्ट कीजिए निकालना, फिर उसके फिर आगे आइए, फिर उससे आगे आइए, इस तरह से हमको यहाँ निकालने के लिए बोला गया है। स्टेप 1 देख लीजिए, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, आ रहा ही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा जी। गोफ मेरा किधर है, गोफ मेरा इधर है, हम रेड कलर के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब गोफ है, सपोज ये जो रेड कलर है ना ये सब गोफ है कि नहीं है, हमको निकालना है ये वाला प्रॉप सपोज, ठीक है। तो सबसे पहला एक एंकर प्रॉप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, एक प्रॉप हमेशा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लगा दिए, देखिए टेढ़ा करके प्रॉप लगाएंगे इस तरह से रूफ में गड्ढा करके, ये एंकर प्रॉप, इसको कौन सा प्रॉप बोलेंगे, एंकर प्रॉप कर लेंगे, हल्का सा इंक्लाइन ही रहेगा, ठीक है, हल्का सा ये इंक्लाइन ही रहेगा, ठीक है। इस प्रॉप में अब क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहला है बोला गया है कि सेट एन एंकर प्रॉप इंक्लाइन टुवर्ड द प्रॉप एंड विद द हेड इंसर्टेड इनटू अ नॉच मेड इन द रूफ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, रूफ में हल्का सा गड्ढा करना है और उसमें ये फंसा देना है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, और ये एंकर प्रॉप मेरा हो गया काम। समझ में आ रहा है पहला स्टेप, एक प्रॉप खड़ा किए, प्रॉप कैसे खड़ा किए, ऊपर में हल्का सा रूफ में गड्ढा कर दिए और गड्ढा में हल्का सा ऊपर का हल्का सा प्रॉप को ठेल दिया और ये हल्का सा तिरछा रहेगा ये प्रॉप, इसका नाम क्या रखे, एंकर प्रॉप। ये भी एक तरह का टेम्पररी प्रॉप ही है कि नहीं है। स्टेप 2 में आ जाते हैं। स्टेप 2 में है कि जिस भी एंकर प्रॉप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का सा तिरछा वो देख रहे हैं, तिरछा वाला प्रॉप है एंकर प्रॉप जो हम लोग बोल रहे थे, है कि नहीं, वही है ना। वहां पे जो चेन होता है ना, छोटा वाला चेन, शॉर्ट चेन, उसको इस तरह से चेन को फंसा के इस तरह से लॉक कर लीजिए, ठीक है। ऐसा तो कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा। स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 में क्या होगा कि पास द हुक एंड ऑफ द लॉन्ग चेन राउंड द टॉप ऑफ द प्रॉप दैट इज टू बी विथड्रॉल। अब क्या करना है कि पास द हुक एंड ऑफ द लॉन्ग चेन राउंड द टॉप ऑफ द प्रॉप टू बी विथड्रॉन, लूप द चेन थ्रू द हुक, पुल द चेन टाइट एंड द प्लेस लिंक इन द सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है कि जो चेन वगैरह जो होगा, ठीक है, लॉन्ग चेन होगा ना जी, उसको आप क्या करना है, जिस भी प्रॉप को निकालना है उसके ऊपर वाले पोर्शन पे आपको लगाना है। देखिए ये प्रॉप को हमको निकालना है जी, ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह से हमको इस तरह से बांध देना है। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा बात, जब हम एंकर वाला प्रॉप में हम लोग चेन बांध रहे थे नीचे की तरफ बांधे थे, लेकिन जो प्रॉप को हमको निकालना है, हेलो, यस सर, यस ये सर। चीज हमेशा याद रखिएगा,
ठीक है, अभी अब आ जाइए डायग्राम पे, जैसा डायग्राम था वही डायग्राम है, आप देख लीजिए कुछ चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये देखिए हमारा एंकल प्रॉप है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखा एंकर प्रॉप हुआ, छोटा चेन बनाते हैं लाल कलर से, ये छोटा चेन बना दिए, ये छोटा चेन हो गया, ये अपना हैंडल हो गया जी, ठीक है, ये अपना हो गया लंबा चेन। इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है, अभी तुरंत निकालना है हमको। बोले आपको हम क्या बोले थे, एक्स्ट्रा चेन भी रहेगा, स्पेयर चेन बताया था ना, कि जो अगला प्रॉप निकालना है उस पर हम बांध के रखेंगे, एक बार जब भी जाएंगे तो दो प्रॉप को बांध के आएंगे। ये देखिए स्पेयर वाला चेन है, इसको बस ऐसे ही रख दिए बांध के, ये जब निकल जाएगा ना तो फिर ये चेन को खींच लेंगे और इसको नहीं आ रहा बोलिए जस्ट अभी ये सब काम हो गया। और आते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 कुछ नहीं, बस उसको आगे पीछे घुमाना है और वो आपका वो खुल जाएगा, ठीक है। ये इसमें ऐसा बताया गया है, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस तरह से होता है इसका पूरा। ये एंकल चेन है, दिख रहा है छोटा वाला चेन, साइड में दिख रहा है ना जी, छोटा, इसमें फंसाना रहता है, इसमें राचट में। और कुछ है, अब ये भी आपको बताए थे कि अगर निकालना है प्रॉप और कॉर्नर प्रॉप और कॉग, तो पहले निकालेंगे किसको? पहले कॉग निकालेंगे सर। पहले कॉग निकालेंगे। यस सर, अगर सपोर्ट निकाल रहे हैं तो बाद में क्या निकालेंगे बताइए जल्दी से, कॉग पहले लगाएंगे। ठीक है, आपकी प्रॉप निकालेंगे, ठीक है। ये है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले इस साइड का निकालेंगे, फिर इस साइड का निकालेंगे, फिर इस साइड कॉर्नर प्रॉप। Place the rope around the chalk and set a temporary prop। ये तो कॉग निकालने का टेम्पररी प्रॉप लगा के करेंगे। स्टैंड इन द सेफ प्लेस यूजिंग द लॉन्ग हैंडल हैमर, स्ट्राइक द रिलीज ट्रिप, रियर रिलीज ट्रिप, एक बोला था चाबी सिल्ली होता है, वहां पे हैमरिंग कीजिए, वो अगर कीजिएगा तो सारा चौक जो है गिर के खुल जाएगा। इन द सेम वे द ट्रिप्स ऑन द फेस आएगा, मतलब जो भी चौक वगैरह है वही चाबी सिल्ली से खोल को जो होता है ना उसको खोल दीजिए, वो सारा जो अपना कॉग है वो गिर जाएगा। उसके बाद फिर वो देखिए वो दिया हुआ है डायग्राम में, दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पे चेन देखिए, ये वाला पोर्शन बनता है, दिखा था। वहां पे जो है लीवर फंसा दीजिए और बस उसको खाली खींच दीजिएगा ना, पूरा जो कॉग है सीधा पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, यही है। कैन मेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ द व्यू, कैन यू विथड्रॉ 2 to 3 प्रॉप इन अ सिंगल ऑपरेशन, कैन यू ऑपरेट फ्रॉम सेफ प्लेस, इजी टू हैंडल, मोर एफिशिएंट। मतलब 2 से 3 प्रॉप एक बार में आप निकाल सकते हैं, सुरक्षित जगह रहकर आप निकाल सकते हैं इस चेन सेंसर मशीन से आराम से। आप इसको इजी टू हैंडल है, मतलब बहुत ही इजी है इसको काम करना और काफी प्रभावी भी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉप निकाल रहे हो तो शेल्टर सुरक्षित जगह पे आपको रहना है, और जो भी आपके सेफ्टी डिवाइस, जब सेफ्टी थिंग्स है, सेफ्टी में जो जूता टोपी हेलमेट वगैरह जो होता है वो सब पहन के ही सारा चीज करना है, ठीक है। ये सब चीजें थी, आज के लिए इतना ही रखते हैं।